हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज के इस सेशन में हम लोग इकॉनमी की पीटी 365 कवर करेंगे। इसके पहले हमने पॉलिटी की पीटी 365 के 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। जो नए व्यूवर्स होंगे वो एक पॉलिटी की पीटी 365 भी देख सकते हैं। जो हम कवर कर रहे हैं वो अप्रैल से दिसंबर तक का 2023 का करंट अफेयर्स होगा, जो कि विजन ने रिसेंटली रिलीज़ किया है। इस सेशन में हम लोग इकॉनमी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टैटिक कॉन्सेप्ट, उसको करंट के साथ जोड़कर देखेंगे। हमारा सारा फोकस होगा कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, ताकि क्वेश्चन आपको कैसा भी आए, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपसे वो बन जाए। और मैं कोशिश करूँगा छोटे छोटे एग्जाम्पल देके कि आपको सारे कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टैटिक होगा, उसको करंट के साथ जोड़ करके देखेंगे और अच्छे से गहराई में इकॉनमी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझेंगे। जो बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट ये सेशन है जितना कि 2024 के बच्चों के लिए है, क्योंकि 2025 में ऐसे कई हॉट टॉपिक्स होंगे जो 24 के होंगे, जो फाइनली 25 वाली एग्ज़ाम में आपको दिखाई देंगे। क्योंकि हो सकता है ये इस बार जो है उनके क्वेश्चन 24 में ना आए, इसलिए 25 वालों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। अगर आप इसमें कुछ ही टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो कुछ टॉपिक्स आरबीआई से रिलेटेड होने चाहिए। आरबीआई से रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स होते हैं वो यूपीएससी में काफ़ी आते हैं। तो जब भी आप मंथली करंट अफेयर पढ़ें या ईयरली पढ़ें, आरबीआई की इनिशिएटिव्स आपको पढ़ना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो आपका पॉइंट रहेगा, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक रहेंगे जो आरबीआई से रिलेटेड होते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं। हमारे जो आइटम्स है टेबल ऑफ कंटेंट्स, उसमें देखते हैं। आज कोशिश करेंगे 1 और 2 कंप्लीट करने की। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फिस्कल पॉलिसी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम जीडीपी के बारे में बात करेंगे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करेंगे, डीबीटी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिस्कल पॉलिसीज़ में पब्लिक डेट क्या होता है, स्टेट फाइनेंसेस क्या होते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह, ये सारी चीज़ें कवर की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बैंकिंग मॉनेटरी पॉलिसी होगा, पेमेंट सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट, एग्रीकल्चर, है ना। तो इस तरह के माइनिंग इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, ये सारी चीज़ें कवर की जाएगी इस पर्टिकुलर पीटी 365 के थ्रू। ठीक, तो शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। और जहाँ भी आपको दिक्कत हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट टॉपिक क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एस्टिमेशन इन इंडिया। न्यूज़ में क्यों है पहले ये देख लेते हैं। अप्रैल से जून के जो क्वार्टर था 2023-24 पीरियड का, उस क्वार्टर में जो इंडिया की ग्रोथ आई है वो 7.8% है। और पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। पूरी दुनिया में अगर बात करें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। आप जीडीपी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, और जीडीपी रियल जीडीपी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में स्लो डाउन चल रहा है, वॉर चल रही है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, टर्मोइल है, वगैरह वगैरह आप लिख सकते हैं। ठीक, उसमें इंडिया जो है क्या है? ग्रीन शूट है, एक होप है, एक ब्राइट स्पॉट है, जहाँ पर पूरे मतलब बहुत बड़ी कंट्री है, जहाँ पर इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड की जो ग्रोथ है उसको ड्राइव कर रहा है, अलॉन्ग विथ चाइना। चाइना की अभी कम हो गई है 5-6%, लेकिन उसका बेस बहुत बड़ा है। ठीक, तो इंडिया की जो जीडीपी है, क्वार्टरली जीडीपी, वो 7.8% आई है अप्रैल से जून के बीच में। अब कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? एक होती है रियल जीडीपी, एक होती है नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? रियल जीडीपी करंट प्राइसेस में, नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस में कैलकुलेट की जाती है। और जो रियल जीडीपी होती है वो कांस्टेंट प्राइसेस में कैलकुलेट की जाती है, जो कि 2011-12 रेफरेंस पीरियड के हिसाब से तय होता है। ठीक, अब ये रियल और नॉमिनल में डिफरेंस क्या होता है? ठीक, अगर मुझे रियल निकालना है तो मैं हमेशा नॉमिनल से इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दूंगा, माइनस कर दूंगा किसी भी टर्म्स में। ठीक है, चाहे वो जीडीपी आ रही हो, चाहे कोई और हम किसी चीज़ में रियल और नॉमिनल लगा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना होगा। नॉमिनल की बात होगी तो इन्फ्लेशन उसमें ऐड हो रहा होगा, और रियल की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन उसमें माइनस होके आ रहा होगा। तो ये रिलेशन जीडीपी के लिए भी है, और बाकी कोई भी ऐसे इंडिकेटर्स हैं उसमें भी यूज़ किया जा सकता है। ये जनरल है, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो जो एमओएस है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, एमओएसपीआई, वो कैलकुलेट करती है क्वार्टरली जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस पे नॉमिनल जीडीपी। जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है
वो सप्लाई साइड बताता है, प्रोडक्शन साइड बताता है। ठीक है, इसमें क्या बताते हैं हम, कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है, कितने प्रोडक्ट इस बार जो है क्या हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं। जीडीपी होता क्या है यार, जीडीपी पता तो होगा वैसे आप सभी को, फाइनल मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोल रहा हूँ मैं, मॉनिटरी वैल्यू। मॉनिटरी वैल्यू किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज की, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग यहाँ पर कंसिडर नहीं करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को कंसिडर क्यों नहीं करते, इंटरमीडिएट गुड्स को इसलिए कंसिडर नहीं करते क्योंकि फाइनल गुड्स में उसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या हो जाती है, काउंट कर ली जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में कार की बात कर लेता हूँ। कार की बात करें तो जो कार में पहिए हैं वो ऑलरेडी क्या है, इंटरमीडिएट गुड है और कार की कॉस्ट में वो इंक्लूडेड है। लेकिन जो व्हील्स हैं अगर मैं डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल गुड्स हो जाएगा, है ना। मैंने अपनी गाड़ी में ये नए चक्के लगवा लिए, तो नए चक्के लगाऊंगा तो ये फाइनल गुड हो जाएगा, ये जीडीपी में काउंट होगा। तो ये आपको याद रखना है, सिर्फ फाइनल गुड्स हैं जो प्रोड्यूस हो रहे हैं ज्योग्राफी के अंदर, इंडिया के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। वहीं जीएनपी की बात करोगे, नेशनल प्रोडक्ट, तो वो जीडीपी टेरिटोरियल टर्म है, और जीएनपी नेशनल की अगर बात करेंगे तो जितने भी इंडियन सिटीजन हैं पूरी दुनिया में रह रहे हैं वो सब के सब जो है उनकी जो इनकम होगी वो काउंट होगी जीएनपी में। ये आपको डिफरेंस याद रखना है जीडीपी और जीएनपी का। जीडीपी जीएनपी दोनों बराबर भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये सब कुछ आपका बेसिक कंसेप्ट हैं, ये ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ठीक है, तो ये जीडीपी डिफ्लेटर होता है। जीडीपी डिफ्लेटर की बात करें तो अगर इन्फ्लेशन मेजर करना है तो सबसे बेस्ट इंडिकेटर अगर कोई होता है तो वो जीडीपी डिफ्लेटर होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें इंपोर्टेड गुड्स, एक्सपोर्ट वाले गुड्स, सारे गुड्स इंक्लूड होते हैं। आपके सर्विस वाले जो गुड्स होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, और जो आइटम है मैन्युफैक्चर्ड आइटम वो भी इंक्लूड होते हैं। तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो सकते हैं इंडिया में वो सारे के सारे इंक्लूड किए जाते हैं जीडीपी डिफ्लेटर में। ठीक, लेकिन अगर आप सीपीआई की बात करोगे, डब्ल्यूपीआई की बात करोगे, इनमें तो एक बास्केट होती है, जो सर्टेन आइटम होते हैं बस वही इंक्लूडेड होते हैं। तो ये सारे इकॉनमी के इन्फ्लेशन को मेजर नहीं कर सकते। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर की बात करें तो सारी की सारी इकॉनमी का जो इन्फ्लेशन है उसको मेजर कर सकता है, इसलिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर होता है। लेकिन इसे यूज़ क्यों नहीं करते हैं यार, इसमें जो डेटा आता है वो बहुत लैग के बाद आता है। उतना फिर जो हम मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, जो सप्लाई करते हैं, है ना, मनी का, उस इंस्टेंटली होना चाहिए। तो उसके लिए हमें जीडीपी डिफ्लेटर जो डेटा है वो बहुत डिले में आएगा, क्योंकि जीडीपी का डेटा ही बहुत डिले में आता है। तो उसी के कारण हम लोग डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो ये जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली हमारा इन्फ्लेशन मेजर करता है। कैसे करता है यार, फॉर्मूला देख लो। अगर मान लो नॉमिनल जीडीपी 120 रुपये है और 100 रुपये आपकी रियल जीडीपी है, तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या बता रहा है, 120। ठीक है, 120 क्या बता रहा है, 20% जो है आपका प्राइस बढ़ा है। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी करेंगे तो ये 120 आया है। 120 जो आ रहा है वो बेसिकली हमारा क्या बता रहा है कि 20% प्राइस इंक्रीज हुआ है, किससे, रियल जीडीपी से, है ना। तो 20% जो हमारा प्राइस है वो इन्फ्लेशन कहलाएगा। 20% यहाँ पर क्या है, इन्फ्लेशन रहा है। अगर मान लो कि 100 120 10 साल का है तो 20% आपका टोटल प्राइसेस गुड्स और सर्विसेज के बढ़े हैं आपकी इकॉनमी में। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, जनरल लेवल ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, जीडीपी डिफ्लेटर हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जीडीपी कैलकुलेशन अप्रोच की। 3 तरह की अप्रोच होती है, एक होती है प्रोडक्ट मेथड, दूसरी होती है इनकम मेथड, तीसरी होती है एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्ट मेथड में हम वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन क्या करते हैं, सम करते हैं। इनकम अप्रोच में हम टोटल इनकम जितनी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्न करता है उसको सम कर लेते हैं। और तीसरा है एक्सपेंडिचर, जिसमें हम टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल द एंटिटीज़, इसको हम ऐड ऑन कर लेते हैं। ठीक, ये 3 आपकी मेथड होती है। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं इस मेथड को। एक सिंपल तरीके से मैं आपको 2 सेक्टर मॉडल में बता देता हूँ। ठीक, तीनों मेथड कौन कौन सी है, प्रोडक्शन अप्रोच, इनकम अप्रोच और एक्सपेंडिचर अप्रोच। 2 सेक्टर मॉडल में क्या क्या आएगा, हाउस होल्ड आएगा और फर्म आएगा। अब हाउस होल्ड और फर्म में 2 लोग जो है ना, इस पूरी इकॉनमी में सिर्फ 2 ही लोग रह रहे हैं। अब हाउस होल्ड में संता हो सकता है और फर्म में बनता हो सकता है, और अगर आप लड़की हैं तो आप अज्यूम कर सकते हैं एक में चिंकी है और एक में पिंकी है।
ठीक। अगर लड़कियां हैं तो वो सोच सकती हैं कि क्या प्रोड्यूस किया जा रहा होगा, हर चीज़। लड़के हैं तो सोच सकते हैं कि यहाँ पर 100 पाइपर प्रोड्यूस की जा रही है। ठीक। मैं अपने हिसाब से लेके चल रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या लेके चल रहा हूँ, मैं कॉर्न प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कॉर्न प्रोड्यूस होगा खाने के लिए हर चीज़ से, या फिर 100 पाइपर से पेट नहीं भरता है। अगर 2 लोग हैं तो उन्हें कॉर्न प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है, 20 रुपए के कॉर्न प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ठीक है, 10-10 रुपए के 2 पैकेट यहाँ पर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट जो वैल्यू एडेड है वो कितना होगा, 20 रुपए होगा। अब इसकी इनकम जो है 10 रुपये होगी और इसका प्रॉफिट भी 10 रुपये होगा। कैसे होगा यार, ये जो हाउस होल्ड है इसने 10 रुपये का इनकम मिली इसको, और उसने 1 पैकेट कॉर्न का खरीद लिया। 2 लोग हैं, 2 लोगों की डिमांड के हिसाब से ही सप्लाई होगी। 2 पैकेट बनाए थे तो एक जो है जो फर्म होगा वो खरीद लेगा और एक हाउस होल्ड होगा वो खरीद लेगा। जो हाउस होल्ड वाले की 10 रुपये की इनकम थी उसने क्या करा, उसने फर्म वाले से 10 रुपये दिया और ख़रीद लिया 1 पैकेट कॉर्न का। जो फर्म के पास 10 रुपये आए वो उसका प्रॉफिट हो गया, उसने जो 1 पैकेट बचा था उसे खरीद लिया। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 20 रुपये का हो गया। इनकम देखोगे तो हाउस होल्ड वाले की इनकम कितनी है, 10 रुपये, और फर्म वाले की इनकम कितनी है, 10 रुपये, जो हाउस होल्ड ने खर्चा किया था, है ना, और इसको दिया था, वो 10 रुपये इसका प्रॉफिट हो गया। तो 20 रुपये यहाँ पर कितना हो गया, आपका इनकम हो गई। तो यहाँ देखो तीनों 20 रुपये आ रहा है। प्रोडक्शन से भी काउंट करेंगे, वैल्यू जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसकी अगर काउंट करेंगे, या फिर एक्सपेंडिचर से करेंगे। रियल इकॉनमी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है और तीनों मेथड से अलग अलग आते हैं। अगर तीनों मेथड से अलग अलग आ रहा है तो हम उसको माइनस करेंगे और जो नंबर आएगा उसको हम बोलेंगे ये डिस्क्रिपेंसीज कहलाती है। ठीक है, जनरली एक्सपेंडिचर और इनकम अप्रोच से अगर करोगे तो कभी भी सही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा यार, ज़रूरी नहीं है जितनी इनकम है उतना एक्सपेंडिचर हो। मैं सेविंग भी तो कर सकता हूँ। मैं इस साल नहीं करूँगा खर्चा, अगले बार करूँगा, इस क्वार्टर में नहीं करूँगा, अगले क्वार्टर में करूँगा। ओवरऑल जीडीपी भले ही सेम होगी, 10 साल की बोल सकते हो या फिर 20 साल की बोल सकते हो, लेकिन अगर आप देखेंगे तो डिस्क्रिपेंसी आपको मिलेगी ही मिलेगी, इनकम अप्रोच से या फिर एक्सपेंडिचर अप्रोच से। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। 2014-15 में जो है जीडीपी कैलकुलेशन में कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे, जैसे कि 2015 में जो सीएसओ है उन्होंने न्यू सीरीज ऑफ नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। बेस ईयर को चेंज कर दिया गया था, 2004-05 से 2011-12 कर दिया था। स्ट्रक्चरल चेंजेस को अकाउंट में लेने के लिए ये सारे चेंजेस किए गए थे। स्ट्रक्चरल चेंजेस के मतलब क्या है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि यार 2004-05 में जो जीडीपी थी, है ना, वो टाइपराइटर वाली थी, लेकिन 2014-15 में या 11-12 में जो जीडीपी है वो लैपटॉप वाली है। तो टाइपराइटर रिप्लेस होंगे लैपटॉप से, समझ में आ रहा है। तो रेफरेंस ईयर बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो बेस ईयर होता है वो बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेस ईयर हमारे क्या है, ये इसी से हम कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी या बाकी चीज़ें एस्टिमेट करते हैं। जीडीपी का एस्टिमेशन ईयर अगर 2011 की बात करेंगे, 11-12 की, तो मैंने 100 रुपये मान लिया, ये रेफरेंस होगा। अब यहाँ से हम जो भी प्राइसेस चेंज होंगे, है ना, वो यहाँ से इस रेफरेंस ईयर से देखेंगे, और इस ईयर से अगर जब हम देखेंगे तो वो हमारा रियल जीडीपी निकल कर आएगा। और अगर मार्केट पे निकालेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा नॉमिनल जीडीपी कहलाएगा। ठीक है, ट्रू पिक्चर ऑफ इकॉनमी देखने के लिए हमेशा 5 से 10 साल में ये बेस ईयर को आपको बदलना पड़ता है ना। जो नई सीरीज़ है वो किसकी रिकमेंडेशन पे बनाई गई है, सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से नई रिकमेंडेशन दी गई है। जो जीडीपी है वो बहुत अच्छा मार्कर नहीं होता है, बहुत अच्छा इंडिकेटर नहीं होता है एक्चुअल डेवलपमेंट का, है ना। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको मेजर नहीं करता है, सबसे पहला पॉइंट। अगर देश में जीडीपी बढ़ रही है, हो सकता है अंबानी अदानी की इनकम इतनी बढ़ जाए कि जीडीपी बढ़ जाए, लेकिन बाकी लोगों की इनकम बढ़ ही नहीं रही है, तो गरीबी बहुत है लेकिन जीडीपी बढ़ रही है। तो अगर देखें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर नहीं करता है, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें मेजर नहीं करता है क्या आपका जीडीपी, इसलिए ये अच्छा मार्कर नहीं है। दूसरा, रशिया में जीडीपी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है रशिया में जीडीपी, क्योंकि वहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं भाई, वेपन बनाए जा रहे हैं, यूक्रेन वाले वेपन बनाए जा रहे हैं, वॉर चल रही है लेकिन जीडीपी बढ़ रही है। जीडीपी रुकना नहीं चाहिए, ठीक। तो ये इसके नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, इसलिए ये प्रॉपरली डेवलपमेंट मेजर करने के काम नहीं आती है। एक और बताओ अच्छा वाला, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़। यार इंडस्ट्री लगा लगा के हमने क्या कर दिया, दिल्ली की हवा पूरी ख़राब कर दी। इंडस्ट्री हो गई, और है ना, और भी कई अन्य रीज़न है। पॉल्यूशन बढ़ते जाएगा, लोगों की जो लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो ख़राब हो जाएगी। बाहर बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं दिल्ली में, इतना पॉल्यूशन बढ़ चुका था ठंड के समय में। तो ये सब क्या है,
नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं, ये सोशल कॉस्ट होती है। डेवलपमेंट, जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उल्टा घट रही है। लोगों के जीवन एक्सपेंटेंसी, जो ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम होते जा रही है एयर पॉल्यूशन के कारण। तो ये सब क्या है, जीडीपी के जो इश्यूज़ हैं उसकी बात की जा रही है। ठीक, करंट कैलकुलेशन में कुछ चैलेंजेस हैं, अरे ये फालतू, ये आपके लिए नहीं है, ये मेंस का है एस्पेक्ट। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा। होपफुली पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, यूएनडीपी। ठीक, इंडिया वाला जो है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नीति आयोग जो है ये रिलीज़ करता है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीडीएस में और सीएपीएफ में, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब आपको यूपीएससी में अभी तक नहीं पूछा है तो 100% पूछ सकते हैं। ठीक, इसमें इसकी जो फाइंडिंग्स है उसको देख लेते हैं। स्टीप डिक्लाइन इन पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो 29% इन 2013-14 टू 11% इन 2022-23। ठीक है, 29% से 11% जो पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो है वो कम हो चुका है। मतलब अभी जो पॉवर्टी है वो केवल 11% लोगों के में हमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी दिख रही है। ठीक, ओवरऑल पिछले 9 सालों में देखेंगे तो 24 करोड़ से ऊपर लोग जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से ऊपर हुए हैं, अपलिफ्ट हो चुके हैं और इनकी स्थिति बेहतर हो चुकी है। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी भी डिक्लाइन हो रही है ना। आप हेड काउंट जब काउंट करते तो हम क्या करते हैं, हेड काउंट के हिसाब से मान लिया कि $2 जो है प्रतिदिन, या फिर 200 रुपये अगर कोई व्यक्ति अगर प्रतिदिन खर्चा कर रहा है या फिर उसकी 200 रुपये पर डे इनकम है तो उससे ऊपर है तो वो पॉवर्टी में नहीं है, लेकिन अगर उससे कम है, बिलो पॉवर्टी लाइन में, वो आ जाएगा, पॉवर्टी कहलाएगी। लेकिन हो सकता है किसी की 10 ही रुपये इनकम है, किसी की 190 रुपये, तो दोनों तो पुअर है। लेकिन इंटेंसिटी की बात करेंगे तो ये 10 रुपये इनकम वाला बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पुअर कहलाएगा। तो इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी भी डिक्लाइन हुई है पिछले 10 सालों में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से। अगर हम बात करें जो पेस ऑफ डिक्लाइन है पॉवर्टी का, वो भी अभी तक का फास्टेस्ट रहा है। 2014-15 से 2019-20-21 के बीच का जो पीरियड है, 2005-6 से 2015-16 के बीच का जो पीरियड है उससे भी ज़्यादा ये रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो डेटा है ना, थोड़ा सा डेटा में कंट्रोवर्सी ज़रूर हुई है क्योंकि इस गवर्नमेंट के साथ थोड़ा इशू है। अगर गवर्नमेंट में डेटा अगेंस्ट में आ जाता है तो सरकार वो डेटा रिलीज़ ही नहीं कर रही है ना। अभी रिसेंटली कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ था, उसके डेटा रिलीज़ हुए हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट के फेवर में है, लेकिन 17 में ऐसे ही डेटा आया था जो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं थे, तो सरकार ने उस रिपोर्ट को जंक में डाल दिया। तो थोड़ा डेटा के साथ इस सरकार के साथ इशू हो सकता है। आप एक्सेप्ट करें या ना करें वो आपका इशू है, लेकिन अपने को आंसर्स में जो है ये डेटा यूज़ करना है क्योंकि ये सरकारी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में फास्टेस्ट रिडक्शन हमें देखने के लिए मिल रहा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में। टोटल 12 सेक्टर हैं और 12 के 12 सेक्टर में हमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिल रहा है। इंडिया जो है, जो एसडीजी टारगेट है 1.2 उसको अचीव करने में लगा है, जिसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हम हाफ करना चाहते हैं बाय 2030, और उससे पहले ही जो है ये सारी चीज़ें अचीव हो जाएगी। नेशनल एमपीआई की बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआत जो है 2021 में हुई थी। इसमें जो डेटा लिया गया था वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 से डेटा को लिया गया था। ठीक, अंडर द गवर्नमेंट ग्लोबल इंडिसेस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ इनिशिएटिव, नीति आयोग इज द नोडल एजेंसी फॉर एमपीआई। जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, नीति आयोग है। ठीक है, और ग्लोबल इंडिसेस फॉर रिफॉर्म एंड ग्रोथ इनिशिएटिव क्या है, इट मॉनिटर्स इंडिया परफॉर्मेंस ऑन वेरियस इंपॉर्टेंट सोशल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर। ठीक, तो ये एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू इंडिया अपनी खुद की परफॉर्मेंस मेजर करता है अलग अलग सोशल और इकोनॉमिक पैरामीटर्स में। जो मेथडोलॉजी इसमें यूज़ की गई है उसका नाम है अल्किर फॉस्टर मेथडोलॉजीज, जो हम लोग नेशनल एमपीआई को एस्टिमेट करने में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें अच्छी चीज़ क्या है, इसमें जो इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी और डेप्थ ऑफ पॉवर्टी, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी जो अभी मैंने समझाया, दोनों को जो है क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है इस मेथड में। और इसके थ्रू हम लोग जो है एक्चुअल में समझ सकते हैं कि कितने एक्सट्रीम में पॉवर्टी है ना, इंटेंसिटी अगर मिल जाती है तो। अकॉर्डिंग टू एएफ मेथडोलॉजी an individual is considered MPI poor if the deprivation score equals or exceeds
इंडियाज एमपीआई पॉवर्टी कट ऑफ 33%। अगर 33% से अधिक डेप्रीवेशन हो रहा है तो उसे हम कंसिडर करेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर पुअर। समझ में आया क्या? नेक्स्ट है नेशनल एमपीआई एस्टिमेट कैसे किया जाता है, कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक, पहले हेड काउंट निकाला जाता है, कितने नंबर ऑफ पुअर्स हैं। अभी बताया था मैंने 200 रुपये इनकम, जिससे जितने भी लोग होंगे जिनकी इनकम 200 से कम है पर डे की, वो सब के सब पुअर होंगे। 190 वाला भी होगा, 10 रुपये वाला भी होगा, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, पुअर कहलाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, हेड काउंट। इनका खोपड़ा काउंट कर लो कितने नंबर है, तो इसका एच वैल्यू आ जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी में क्या करते हैं हम, जो 10 रुपये वाला होगा और जो 190 वाला होगा, इसमें ये 10 रुपये वाला एक्सट्रीम पुअर होगा, तो इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं पुअर भी कितने पुअर हैं। इसका भी एक एवरेज प्रोपोर्शन निकाल लिया जाता है, जिसको हम ए से मेजर करते हैं। ए इंटू एच जो है मल्टीप्लाई करके हमारी जो एमपीआई वैल्यू है वो अराइव हो जाती है, वो आ जाती है। समझ में आया क्या? ये तरीका होता है आपका नेशनल एमपीआई एस्टिमेट करने का। अब इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। ये चीज़ें आपको शायद ना भी पूछें, लेकिन इंडिकेटर्स यार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक तो जो ग्लोबल एमपीआई और नेशनल एमपीआई, ये उसमें क्या अंतर है इंडिकेटर्स में। ग्लोबल एमपीआई से हमने 10 जो है इंडिकेटर है वो पूरे के पूरे उठा लिए, लेकिन नेशनल एमपीआई में 2 इंडिकेटर नीति आयोग ने खुद से जोड़ा है। कौन कौन से? बैंक अकाउंट एंड मैटरनल हेल्थ। ये आपको याद रखना है, इस बार यूपीएससी में पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, इस तरीके से पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल एमपीआई बट नॉट इन अ ग्लोबल एमपीआई, और फिर 5-6 इंडिकेटर्स दे देगा और फिर बोलेगा ओनली 1 करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 करेक्ट, ओनली 4। ऐसे कितने हो जाएंगे जो कि नेशनल में है लेकिन ग्लोबल में नहीं है। इस तरीके से आ सकता है। समझ में आए क्या? ये 2 इंडिकेटर हैं, याद रखना है, ओनली 2 करेक्ट ही आएगा। देखना लेकिन दोनों हैं कि नहीं ऑप्शन में, पता चला यहाँ रट लिए 2 और वहाँ कर दिए गलत। नेक्स्ट बात करते हैं डायमेंशंस की। तो टोटल नेशनल एमपीआई में ग्लोबल एमपीआई की तरह 3 डायमेंशन है। क्या है? हेल्थ, एजुकेशन और जीडीपी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर कैपिटा। ठीक, ये 3 ही डायमेंशन है। इसको हमने अलग अलग छोटे छोटे इंडिकेटर्स में ब्रेक किया है। टोटल 12 इंडिकेटर हैं। इसका वेटेज तीनों का कितना है? 1/3 1/3 1/3। 1/3 को तीनों को सम करोगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब इसको अलग अलग उसमें हमने डिवाइड किया। हेल्थ को 3 इंडिकेटर में डिवाइड किया। पहला है न्यूट्रिशन, जिसका वेटेज 1/6 है। दूसरा है चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी, जिसका 1/12 है, और मैटरनल हेल्थ का 1/12 है। इन दोनों को ऐड करोगे तो 16 आ जाएगा। 16 ऐड करोगे तो 1/3 आ जाएगा। ये हमारा हेल्थ का। समझ में आएगा बेसिक मैथ से। ठीक, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी को अगर हम देखें तो उसको कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं? कोई भी बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का है, उसके मरने के जो चांसेस होंगे हाउस होल्ड में, उसको हम जो है इसमें इंक्लूड करेंगे। मैटरनल हेल्थ की बात करेंगे तो ऐसी वुमेन जिन्होंने अभी बर्थ नहीं दिया है, अभी बर्थ प्रेग्नेंट है लेकिन बर्थ नहीं दिया है, कम से कम उन्होंने अगर 4 एंटीनेटल केयर विजिट नहीं की है, तो फिर उसे इस डेप्रीवेशन के अंदर डिप्राइव माना जाएगा। नेक्स्ट है एजुकेशन। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग 16, ईयर ऑफ अटेंडेंस 16। इसमें 6 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और 10 साल की उम्र इंक्लूड की जा रही है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 1/3, इसमें भी 6 हैं, है ना। इसमें सॉरी कितने हैं? 8 हैं क्या? 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, बैंक अकाउंट एक्स्ट्रा है। एसेट, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड कुकिंग फ्यूल। ठीक है क्या? ये जो 7 इंडिकेटर हैं ये आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर आते हैं। ये 7 का नाम ध्यान रखना है और सबका वेटेज 121 है। अब यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है यार, इसको याद रखना है। पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी आर नॉट इंक्लूडेड एज इंडिकेटर इन एमपीआई। ये भी नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको डायरेक्टली प्री में पूछा जा सकता है। पर कैपिटा इनकम नहीं है, लिटरेसी रेट नहीं है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है। ये सारी चीज़ें एसडीआई इंडेक्स में देखी हुई लग रही है क्या? सुना है क्या ऐसा? हाँ, वहाँ पर यूज़ होती है। ठीक, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यूएनडीपी की बात किया था। उसके अलावा ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा 2010 से शुरू किया गया। इसमें 10 इंडिकेटर हैं जो हमने बात कर ली, और 3 डायमेंशंस हैं जो सिमिलरली नेशनल थे, है ना। 12 इंडिकेटर नेशनल में, उसमें से 2 हटा दो, बाकी सारे 10 इसको आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। यार डीबीटी के बारे में तो जानते हो, इसमें कुछ है नहीं, है ना। डीबीटी के अंदर क्या हो रहा है? आपके खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचाया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रांसपेरेंसी के साथ पैसा पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स करना। जो बीच में जितने भी मीडिएटर थे, जितने भी, राजीव गांधी के समय बोला गया था 1 पैसे सरकार से निकलता है, 10 पैसे 15 पैसे लोगों को मिलता है, बाकी पैसा कहाँ गया? ब्यूरोक्रेसी ने खा गई। ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इनका रोल कम करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र शुरू किया गया है। इसके थ्रू हम टारगेटिंग भी कर रहे हैं। 2013 में लॉन्च किया गया था कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। यूपीए ने लॉन्च किया था,
उसके बाद एनडीए गवर्नमेंट आई और उन्होंने पूरे इंडिया में जो है इसे क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। इस नेक्स्ट है नोडल एजेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीबीटी मिशन की नोडल एजेंसी है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट अंडर सेक्रेटरी। ये आपको याद रखना है, ये की पॉइंट है, स्टैटिक है लेकिन इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। डिसबर्समेंट कैसे हो रहा है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जो फंड है उसका डिसबर्समेंट किया जा रहा है। आधार रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है। मैंडेटरी है क्या, नहीं है। 2019 की सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई थी, 2020 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था कि कौन कौन सी चीज़ों के लिए आधार मैंडेटरी है, कौन सी चीज़ों के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोल दिया था भाई वेलफेयर स्कीम के लिए आधार मैंडेटरी नहीं है, आप ज़बरदस्ती वेलफेयर स्कीम के लिए मैंडेटरी नहीं कर सकते, आपको लोगों को ऑप्शन देना ही पड़ेगा और किसी को आप एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज कि उसके पास आधार नहीं है। अब डीबीटी स्कीम कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है, अलग अलग जगह यूज़ हो रही है। यार पहल के बारे में जानते हो, एलपीजी के अंदर डायरेक्ट पैसा आता है, 1000 रुपये की टन गैस खरीदो, 200 रुपये आपको सब्सिडी मिल जाएगी। मनरेगा में भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहा है, खाते में पैसा आ रहा है, सैलरी। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में विडो की जो पेंशन हैं वो सब डायरेक्ट खाते में, ये सारी चीज़ें खाते में हो रही है। इसके अलावा सरकार से नॉन सरकारी नॉन गवर्नमेंटल फंक्शनरीज़ को जो पैसा मिल रहा है उसमें भी जो है डायरेक्टली डीबीटी किया जा रहा है। जैसे कि आशा वर्कर है नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, आंगनवाड़ी वर्कर है अंडर आईसीडीएस, उनमें भी जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का इस्तेमाल कर रहे हैं। एनेबलर्स क्या हैं डीबीटी के, सबसे बड़ा एनेबलर है जैम ट्रिनिटी, जन धन, आधार और मोबाइल। ये तीनों चीज़ जो है जब तक नहीं हुई तब तक ये डीबीटी लास्ट मिल कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। मोबाइल के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल जो है जब तक के नंबर नहीं होगा तब तक के पता नहीं चलेगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन अपना जो है यूज़ कर पा रहा है ना। इंटरनेट बैंकिंग भी और जो मोबाइल बैंकिंग है वो सारी चीज़ें भी मोबाइल से पॉसिबल हो सकती है। आधार ज़रूरी है आइडेंटिफिकेशन के लिए, ये पर्टिकुलर पर्सन को ही पैसा जाना चाहिए और आधार का लिंकेज बैंक अकाउंट से होना चाहिए। सबके पास बैंक अकाउंट भी नहीं थे। 2014 में ही जो है जनधन जो योजना थी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए शुरू किया, सबके बैंक अकाउंट खोले गए, हर हाउस होल्ड का कम से कम एक पर्सन का एक बैंक अकाउंट खोला गया और वो प्रायोरिटाइज उस पर महिलाओं को किया गया। तो जैम ट्रिनिटी सबसे बड़ा एनेबलर है, जिसके पास ये तीनों चीज़ हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट अकाउंट में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं। दूसरा क्या है, बिजनेस करस्पॉन्डेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंस सुना है क्या, यार हर विलेज में तो बैंक नहीं खुल सकती, उसकी शाखा नहीं खुल सकती, क्योंकि वहाँ पर है ना इतने सारे लोग पैसे डिपॉजिट कराने नहीं आएंगे, उतनी इनकम ही नहीं है लोगों की, और बैंक वहाँ पर खोलेंगे तो पॉसिबल इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत हाई पड़ेगी। तो क्या करते हैं बैंक वाले, हर गांव में एक बैंकिंग करस्पॉन्डेंट बैठा देते हैं। एक पर्सन होता है, उसके पास पीओएस मशीन होती है, वो सबसे पैसा लेता है अकाउंट में उनके जमा करवाता है बैंक में जा कर के, समझ में आया क्या, और वो सारी रसीद वसीद देता है। पीओएस से आधार एनेबल्ड बेस्ड पेमेंट हो जाता है उनको, कई सारी चीज़ें हो जाती है। ये होते हैं बैंकिंग करस्पॉन्डेंट जो कि डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी कर रहे होते हैं। तीसरा है पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक के बारे में तो सब जानते हैं यार, सीआरआर एसएलआर सब कुछ चाहिए, सीआरआर 75% चाहिए होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको पेमेंट बैंक में लेंडिंग अलाउ नहीं है, क्रेडिट फैसिलिटी अलाउड नहीं होती, क्रेडिट कार्ड नहीं कर सकते आप, ठीक, सिर्फ डेबिट कार्ड इशू कर सकता है। एटीएम के थ्रू जो है आप पैसा निकाल सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, उसकी भी कुछ लिमिट होती है, ठीक। तो ये बेसिकली पेमेंट बैंक के थ्रू हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रहे थे। पेमेंट बैंक अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, किस लिए, पेटीएम पेमेंट बैंक में आरबीआई ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई है। जब आएगा इसके बारे में तब पढ़ेंगे अलग से, ठीक। पेमेंट बैंक के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है मोबाइल मनी। मोबाइल मनी के थ्रू भी हम डीबीटी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैशलेस ट्रांजेक्शन हो सकता है और यूपीआई के थ्रू ये सारी चीज़ें हो ही रही है। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप। पिछले बार ही 2023 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। रिसेंटली जो लखपति दीदी स्कीम है वो न्यूज़ में थी। इसके अंदर जो है 2 करोड़ महिलाओं को क्या दिया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जा रही है और एनकरेज किया जा रहा है ताकि वो क्या कर सके, छोटे छोटे माइक्रो एंटरप्राइजेस खोल सकें। इंडिया में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं, आप जानते हो 10 से 20 महिलाओं का एक ग्रुप बना लेते हैं। सबकी सेम एफिनिटी होना चाहिए, सब लोग एक ही आसपास के विलेज के हों, और इन लोग 10-20 महिला मिलके क्या करती, छोटे छोटे उद्योग खोल लेती, जैसे अगरबत्ती का हो गया, जैसे कि मसाले बनाने का हो गया। ये छोटे छोटे उद्योग का जो है इन लोग क्या करते हैं, खोल लेते हैं और इसके थ्रू अपनी इनकम कमाते हैं, ठीक। चूँकि एक साथ मिलके काम करेंगे तो लेबर की दिक्कत भी नहीं आएगी और जो सेविंग्स होगी वो ये लाएंगे तो इन्वेस्टमेंट भी करना आसान हो जाएगा। एक पर्सन अकेला नहीं चला सकता कोई उद्योग, तो यहाँ पर ग्रुपिंग होती है और सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू एक छोटे छोटे उद्योग बना दिए जाते हैं, ठीक है। गोंडवाना ट्रेन अगर आप जानते होंगे, इस ट्रेन में पेंट्री नहीं है, इसमें जो फूड आता है अलग अलग जगह से
वो सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार कर रहे हैं आसपास के एरिया से। ठीक है, तो जब भी ऐसी ट्रेन में पेंट्री ना हो तो जो फूड आ रहा है उसी को प्रेफर करें, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा बनाया गया फूड हो सकता है। ठीक, अब लखपति दीदी स्कीम की बात कर लेते हैं। 2023 में लॉन्च की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की। ये आपको याद रखना है यार, ये मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो है रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन को कम से कम 1 लाख रुपए प्रति एनम एटलीस्ट उसकी इनकम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लखपति दीदी की बात कर रहा है, हर दीदी अब कितना कमाएगी एक साल में, 1 लाख रुपए लगभग कमाएगी, 8,000 से आसपास इनकम होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो ये वुमेन लेड डेवलपमेंट अप्रोच है। इसमें जो महिलाएं हैं उनको कई सारी ट्रेनिंग दी जाएगी, लाइक प्लम्बिंग, एलईडी बल्ब मेकिंग, ऑपरेटिंग, रिपेयरिंग ड्रोन्स अमॉन्ग अदर। ये सारी एक्टिविटीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसके थ्रू वो क्या कर सकें, अच्छी जॉब कर सकें और 8,000 रुपये से अधिक महीना कमा सकें और लगभग उनकी इनकम 1 लाख रुपए सालाना करने का टारगेट किया जा रहा है इसके अंदर। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में जानते हो, 10-20 लोकल वुमेन से मिला करके एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी कमेटी बनाई जाती है। ये वॉलेंट्री नेचर की होती है। और अगर हम देखें इंडिया में 1.2 करोड़ एसएचजीज हैं, उसमें 88% जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के बनाए गए। सक्सेस स्टोरी, कुदुमश्री इन केरला, जीविका इन बिहार, महिला आर्थिक विकास मंडल इन महाराष्ट्र एंड डूम्स इन लद्दाख। ये सब सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने अपना छोटा जो है क्या बनाया है, छोटे उद्योग बनाए और ये सफल हो रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं और महिलाओं की ज़िंदगी भी इसमें बदल रही है। ठीक है, तो ये वुमेन लेड अप्रोच है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है ना। महिलाओं को क्या होता है, ये बैंक अकाउंट सारा ग्रुप बना लेती है, उसका एक बैंक अकाउंट बना लेती है, तो सबको फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। और फाइनेंशियल इंक्लूजन तो वुमेन एम्पावरमेंट तो हो ही रहा है। मैक्सिमम ग्रुप देखोगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के तो महिलाओं के ही बने। कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। ठीक है, क्या होता था, नाबार्ड या फिर आरबीआई या फिर कोई भी बैंक किसी एक महिला को अगर वो बोले कि मेरे को अगरबत्ती का उद्योग खोलना है तो उसको लोन दे सकता है क्या, पर नहीं दे सकता। लेकिन अगर 20 महिला एक ग्रुपिंग कर ले और सरकार का उसको सपोर्ट हो और वो अगर अगरबत्ती का उद्योग खोले तो बैंक उनको लोन देगा कि नहीं देगा, देगा, क्योंकि 20 लोगों के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस कम होते हैं 1% से। ठीक है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग भी दी जा रही है सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, लोगों का एम्पावरमेंट किया जा रहा है, इनकम बढ़ाई जा रही है, सेविंग्स बढ़ाई जा रही है, इनकम सेविंग्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इनफॉर्मल लोन्स का जो शेयर है वो भी घटते जा रहा है। ठीक है, अब मेजर इनिशिएटिव टू प्रमोट एसएचजी की बात करेंगे। एनआरएलएम सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव है वो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला इनिशिएटिव है और अभी इसका नाम बदल दिया गया, दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। 2011 में जब इसकी शुरुआत हुई थी एज एनआरएलएम और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है। इसके अंदर जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जा रहा है और महिलाओं को नर्चर किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, ये भी जो है एनआरएलएम का सब स्कीम ही है। इसके अंदर भी जो है क्या कर रहे हैं, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप सेटअप करने में मदद कर रहे हैं। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ये भी एनआरएलएम का सब स्कीम है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, इसके अंदर भी आप क्या कर रहे हैं, एसएचजी या महिलाओं को स्किलिंग करी जा रही है। वुमनिया इनिशिएटिव, ये याद रखो 2019 का है। ई मार्केट प्लेस, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम के अंदर जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को इनफॉर्मल से जैम के अंदर पोर्टल में इंक्लूड किया जा रहा है। जैम के अंदर अगर पोर्टल में इंक्लूड करते हैं तो महिला जो भी है ना प्रोडक्शन कर रही है वो अब सीधे इनफॉर्मल सेक्टर से दे रही थी लोगों को, अब सीधे वो उनकी वेबसाइट में जाएगा। वुमनिया इनिशिएटिव के अंदर ये सारी चीज़ें। ठीक है, रीसेंट इनिशिएटिव क्या है, सेंटर सेक्टर स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन्स टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसके अंदर 15,000 सिलेक्टेड वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन प्रोवाइड किए जाएंगे और ये जो ड्रोन्स होंगे ये रेंटल सर्विस में फार्मर्स को ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, रेंटल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स हो जाएंगे। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो लेटेस्ट है, इस बार के बजट में भी इसकी बात की गई है। 15,000 जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला के सेल्फ हेल्प ग्रुप, सिलेक्टेड सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जा रहा है। वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये याद रखना है। और इसका पर्पस क्या होगा, फार्मर्स के लिए रेंटल सर्विस, है ना। तो ड्रोन क्या काम आते हैं यार, अरे स्प्रेइंग करने के, एक बार अभी रिसेंटली दिखाया नहीं था मोदी जी ने स्प्रे करते हुए, है ना, पेस्टिसाइड स्प्रे करना है और फर्टिलाइजर स्प्रे करना है, ये सारी चीज़ें कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्या है,
सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेजेस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है नाबार्ड के द्वारा 1992 में की गई थी। इट्स अ माइक्रो फाइनेंस मॉडल, सेविंग लेट्स माइक्रो फाइनेंस मॉडल। ठीक है, अभी ऊपर मैंने आपको बताया था यार 20 लोग डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को डायरेक्टली नाबार्ड पैसे दिया कर रहा है ना। पिछले साल 2023 में आया था, SBI लिखा था, अगर नाबार्ड लिखा होता तो सही होता। समझ में आया क्या? तो सस्ते इंटरेस्ट रेट में, सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट में क्रेडिट एक्सेस कराने की कोशिश की जा रही है, सेविंग अकाउंट खोलने की कोशिश की जा रही है नाबार्ड के द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाया गया है उनके लिए। नेक्स्ट है फेज डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। फेज़ 1 1990 से 2005 में शुरू हुआ था। नाबार्ड कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा था और RBI जो है बैंक्स को कह रहा था कि तुम लैंड करो सेल्फ हेल्प ग्रुप को। ठीक है, लेकिन फेज़ 2 में चेंजेस कर दिया गया, इंडिविजुअल की छोड़ करके जो ग्रुप ओरिएंटेड लैंडिंग अप्रोच थी उस पर फॉलो किया गया। और फेज़ 3 अभी जो चल रहा है 2012 से प्रेजेंट में NRLM के अंदर। ठीक है, इसमें डायरेक्टली जो है नाबार्ड द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुप को क्या किया जा रहा है, लैंडिंग की जा रही है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, रिसेंटली एक रिपोर्ट न्यूज़ में आई है, माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया की बात कर लेते हैं। कौन सी रिपोर्ट है? माइक्रोमेटर मैक्रो व्यूज़ रिपोर्ट कौन ने रिलीज़ किया है ये मेरे हिसाब से इतना मैटर नहीं करता है, पर स्टिल माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क आप लोग ध्यान रख लेंगे, इसने ये रिपोर्ट बनाई है। अभी इसकी फाइंडिंग्स देख लेते हैं, फाइंडिंग्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NBFC MFI फॉलोड बाय बैंक आर द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ माइक्रो क्रेडिट अमॉन्ग अदर रेगुलेटर एंटिटीज़। ठीक है, तो NBFC सबसे ज़्यादा बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है। जो माइक्रो क्रेडिट है वो सबसे ज़्यादा कौन प्रोवाइड कर रहा है? NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। उसके बाद कौन प्रोवाइड करता है? बैंक प्रोवाइड करते हैं। ये याद रखना है यार, है ना, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो ग्रॉस NPA है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का वो 5.6 से कम होकर 2.7 पहुंच चुका है। द शेयर ऑफ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स फेल टू 34.9 फ्रॉम 37% फ्रॉम लास्ट ईयर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट का जो माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट का शेयर था वो कम हो गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइडर है उसमें टॉप पर कौन है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन NBFCs। नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? इट्स एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू इन्फ्लुएंस द इकॉनमी। कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं इकॉनमी? बाय इंक्रीज और बाय डिक्रीजिंग टैक्सेस और वाया एक्सपेंडिचर इन द इकॉनमी। या तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर देंगे या कम कर देंगे। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। एक्सपेंडिचर कम कर देंगे तो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। समझ में आएगा? मेन पर्पस क्या होता है फिस्कल पॉलिसी का? मेन पर्पस होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और GDP। समझ में आया क्या? ये मेन पर्पस होते हैं फिस्कल पॉलिसीज़ के। जो सरकार बजट में लाती है वो उसकी मेन फिस्कल पॉलिसी ही होती है। उसमें बताया जाता है कि कौन से टैक्स लगाए जाएंगे और कहाँ कौन सी स्कीम में एक्सपेंडिचर किया जाएगा। ठीक है, स्टेट फाइनेंसेस की बात कर लेते हैं। स्टेट के क्या हालचाल हैं अभी, है ना। जो जब से पेंडेमिक हुआ है स्टेट की हालत भी ख़राब है, बहुत लोन लेके रखे थे। रिसेंटली RBI ने उसकी जो एनुअल रिपोर्ट है स्टेट फाइनेंस से रिलेटेड उसे पब्लिश की है। उसकी की फाइंडिंग्स क्या है? जो कैपिटल आउटले है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो काफ़ी बढ़ चुका है 2023-24 में 42% के आसपास, और GDP का 2.9% हो गया है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है मतलब बढ़िया बात है। एसेट क्रिएशन बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डेट टू GDP रेशियो ऑफ द स्टेट डिक्लाइन फ्रॉम 31% मार्च 2021 से 27% हो गई है मार्च 2023 में। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? डेट टू GDP रेशियो मतलब GDP के टर्म्स में अगर हम देखें तो जो लोन है वो हमने कितना ले रखा है, वो लोन जो है क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मार्च में 2021 में जब पैंडेमिक चल रहा था तब 31% था, वो कितना हो गया? 27। NK सिंह कमेटी के हिसाब से स्टेट का कितना होना चाहिए? आइडियल अगर देखें डेट कितना होना चाहिए? 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी कितना है? 27, तो अभी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिस्कल कंसोलिडेशन के जो रास्ते वह हैं उस पे चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा कर्ज था, धीरे धीरे कर्जा कम किया जा रहा है। स्टेट कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो की बात करेंगे तो वो भी डिक्लाइन हो रहा है ना। तो ये बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं? जो फिस्कल डेफिसिट है, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इन टर्म्स ऑफ GDP वो कितना है? 4.1% था 2020-21 में, वो 2.8% हो गया है। ठीक है, तो पूरे स्टेट का कितना परसेंट होना चाहिए मैक्सिमम? NK सिंह कमेटी 3% होना चाहिए, उससे कम हो गया है यार, है ना। धीरे धीरे कम हो रहा है ये।
याद रखना है इसको। एनके सिंह कमेटी का नाम नहीं सुना तो कोई बात नहीं, बाद में कभी और बताऊँगा। और फाइंडिंग्स क्या है, टैक्स बॉयंसी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। ठीक है, रिसेंटली जो टैक्स बॉयंसी है वो सबसे ज़्यादा है, 2.2% के आसपास टैक्स बॉयंसी देखने को मिली। टैक्स बॉयंसी होता क्या है, टैक्स वैक्स नहीं हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर जो ग्रोथ है उसके हिसाब से टैक्स बढ़ते जा रहा है ना। ग्रोथ है, मान लो कि ग्रोथ कैसे होती है, कोई नई इंडस्ट्री लगी तो कुछ गरीबों को मेरे जैसे नौकरी लग गई। अब नौकरी लग गई तो मेरी इनकम बाय चांस मेरी इनकम 6 लाख 7 लाख से ऊपर हो गई तो मैं इनकम टैक्स भरूंगा। तो क्या हो रहा है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है। और टैक्स रेवेन्यू क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रोथ हो रही है और मेरे को नौकरी लग गई है। तो टैक्स तो नहीं बढ़ाया सरकार ने, लेकिन मैं इनकम टैक्स के स्लैब में आ चुका हूँ, या फिर वो जीडीपी बढ़ने के कारण ये सारी चीज़ हो रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स बॉयंसी बोलते हैं। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। एनके सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन भी आ गई लोग। ठीक है, इसमें क्या कहा था, डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ द सेंटर एंड स्टेट कितना होना चाहिए, 40% होना चाहिए सेंटर का और 20% होना चाहिए इसका केंद्र का। इसको बाय 2023 कितना करना है, 60% करना है। और उसका हमने यहाँ लिखा हुआ है 20% स्टेट और 40% केंद्र। ये तो होने से रहा, अभी ऑलरेडी जो है 80% के आसपास है डेट टू जीडीपी रेशियो 2023 में। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा एस्केप क्लॉसेस भी दिए हुए थे, अगर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस आते हैं तो ये जो फिजिकल टारगेट है आप इसको छोड़ सकते हैं, जैसे कि नेशनल कैलेमिटी हो या एक्ट ऑफ वॉर हो रहा हो। ठीक है, तो हमने छोड़ दिया था, नेशनल कैलेमिटीज़ थी, क्यों थी, पैंडमिक के कारण छोड़ दिया था भाई, बहुत बुरे हाल थे, सरकार को लोन लेना ही पड़ गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, स्टेट के फाइनेंसेस हो जाएंगे। अब स्टेट के कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है यार, वो फंड्स होते हैं जो कि एसेट के क्रिएशन में काम आते हैं। ठीक है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोनों के बारे में सुना होगा। हमेशा बोलते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा होता है लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अच्छा नहीं होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका कम से कम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपका काय में जाना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। उसका रीज़न क्या होता है, उसका रीज़न ये होता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा जाता है वो एसेट क्रिएशन में जाता है। जैसे स्कूल की बिल्डिंग, रोड बनाना, ये जो इन्वेस्टमेंट होता है इसमें आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई रिटर्न नहीं होता है, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में पैसा फ्लो होता है। यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे तो रिटर्न में आपको पैसा मिलेगा, इनकम रिटर्न होगी, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं एक स्कीम की, स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 23-24। इसके थ्रू जो है केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ ₹56,000 करोड़ 16 स्टेट को बांट दिए हैं। क्या स्कीम है ये समझते हैं। इसका जो जेनेसिस है वो पेंडेमिक के समय में हुआ था। ठीक है, उसी समय ये एक परफॉर्मेंस बेस्ड जो रिफॉर्म्स होंगे उसके थ्रू बहुत सारे स्टेट को क्या किया जा रहा था, पैसा दिया जा रहा था कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली इसमें इसका जो पर्पस है वो क्या है, कैपिटल स्पेंडिंग को बढ़ाना बाय स्टेट और टू हैव हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है यार, बहुत बार नाम सुना होगा। एक तो मनी मल्टीप्लायर सुने हो, ये जो मल्टीप्लायर की बात हो रही है ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है, ये मनी मल्टीप्लायर नहीं है। अगर मैं 100 रुपये खर्चा कर रहा हूँ तो 500 रुपये जो है उससे ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जो कैपेक्स होता है उसका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। कैसे होती है, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सरकार ने बनाई मनरेगा की एक रोड, मनरेगा की जो रोड बनाई जाएगी उसके लिए मटेरियल लगेगा। मटेरियल क्या होगा, सीमेंट गिट्टी। सीमेंट मटेरियल जो लगेगा तो सीमेंट इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा, वहाँ पर जो लेबर हैं उनको तुरंत जॉब करानी पड़ेगी। चूँकि प्रोडक्शन बहुत हाई है, डिमांड बहुत हाई है, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और वो लेबर्स को इनकम होगी। तो ये लेबर इनकम है ना, इनकी जो इनकम होगी इससे ये क्या खरीदेंगे, है ना, कंघी वंगी खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, तेल वेल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, और पौवा ही नहीं खरीदेंगे भाई, बाकी चीज़ें भी खरीदेंगे जो एसेंशियल है। तो ये सारी इंडस्ट्री की भी डिमांड बढ़ेगी, इनमें जो लेबर हैं वो भी काम करेंगे, उनका भी जो है इनकम बढ़ेगा क्योंकि नए लेबर रखने पड़ेंगे। तो समझ में आ रहा है कि ये साइकिल चलती है। फिर मनरेगा में भी तो कुछ लेबर हैं, उनको भी तो पैसा मिलेगा, उनकी इनकम तो बढ़ेगी, उसके थ्रू साइकिल, कंगा, पौवा सबकी, तेल, ब्रेड, बिस्किट सबकी इंडस्ट्री की इनकम बढ़ने वाली है।
और इससे एक मनरेगा बनाने से सोचो इतने सेक्टर को फ़ायदा। आपने यहाँ पर 100 करोड़ की रोड बनाई और पूरे इंडस्ट्री को फ़ायदा हो रहा है, वो 500 करोड़ का बेनिफिट दे रही है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। समझ में आएंगे ये सब टर्म्स, पहले पढ़े होंगे बहुत बार, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इनकी जानकारी होगी। ठीक, तो मल्टीप्लायर जो होता है इफेक्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर का वो बहुत हाई होता है, इसलिए हम बोलते हैं कैपेक्स करना चाहिए। जो स्कीम थी उसका पर्पस भी क्या था कि कैपिटल एक्सपेंडिंग को बढ़ाया जाए, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है उसका इस्तेमाल किया जाए। असिस्टेंस कितना दिया जा रहा है? 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है, टोटल 1.3 लाख करोड़ का सारे स्टेट को। ठीक है, टोटल 8 पार्ट हैं, 8 पार्ट के अंदर जो है लोन दिए जा रहे हैं। पहला तो जनरल एलोकेशन है, जनरल एलोकेशन 1 लाख करोड़ का होगा और बाकी जो एलोकेशन होगा वो रिफॉर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर कोई स्टेट स्क्रैपिंग ओल्ड व्हीकल पॉलिसी लेकर आता है, उससे रिलेटेड इंसेंटिव देता है, तो फिर उनको कुछ पैसा दिया जाएगा। अर्बन प्लानिंग के रिफॉर्म होते हैं तो पैसा दिया जाएगा। फाइनेंसिंग रिफॉर्म करते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ में, जैसे कि टैक्स लगाने का, प्रॉपर्टी टैक्स के लिए अथॉरिटी किसको बना दी जाए? अर्बन लोकल बॉडीज़ को बना दी जाए। तो फाइनेंसिंग रिफॉर्म करते हो तो भी आपको पैसा मिलेगा। ये सब स्टेट के लिए है, अगर तुम ये करते जाओगे कंडीशन फुलफिल, और तुमको हम पैसा देते जाएंगे, 50 साल के लिए लोन मिलते जाएगा, अब इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। ठीक, हाउसिंग फॉर पुलिस पर्सनल विद इन द पुलिस स्टेशन एरिया, अगर हाउसिंग फैसिलिटी बना दी तो बढ़िया है। उसके अलावा चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट लाइब्रेरीज एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव फॉर इम्प्लीमेंटिंग टाइमली रिलीज ऑफ CSS फंड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स टू वेंडर एंड बेनिफिशरीज। जो भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें जो पैसा सरकार भेजती है स्टेट को, अगर वो टाइमली भी दे देते हैं तो भी वो एक रिफॉर्म कहलाएगा। ऐसे 7-8 जो है यहाँ पर पार्ट हैं, उसके हिसाब से एलोकेशन किया जा रहा है। समझ में आया क्या? तो ये बेसिकली हमारा क्या था, स्कीम थी। स्कीम का नाम क्या है? स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 23-24। 50 साल के लिए ये लोन दिया जा रहा है। और मल्टीप्लायर के बारे में हम बात कर चुके हैं, इसके जो इम्पैक्ट है वो मोर देन प्रोपोर्शनेट होते हैं, है ना। 100 लगाओ 500 मिलता है इकॉनमी को, एग्रीगेट इनकम 5 गुना बढ़ रही है। यहाँ पर 5 है मल्टीप्लायर, 10 भी बढ़ सकती है, 50 भी बढ़ सकती है, मल्टीप्लायर की वैल्यू पे डिपेंड करता है। समझ में आया क्या? ये हमारा क्या था, हमारा फर्स्ट जो स्कीम वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर के ट्रेंड की बात कर लेते हैं। यार कैपिटल एक्सपेंडिचर के पिछले 5 साल का ट्रेंड देखोगे ना तो स्टीडली इंक्रीज हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेटा वाले, ट्रेंड्स वाले, इसको याद रखना है। कैपेक्स का ट्रेंड पिछले 5 सालों में लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, द कैपेक्स ग्रोथ रिमेन द सेम इन फिजिकल ईयर 2023 कंपेयर्ड विथ 29% ग्रोथ इन फिजिकल ईयर 2022। तो जो स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर स्टेट का जो इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट सेम है जितना पिछले बार था। जो मैंने स्टेडली इंक्रीज कहा वो केंद्र सरकार का कहा था, तो ये कंफ्यूज मत करना, स्टेट का अलग होता है, केंद्र सरकार का अलग है। द एक्सपेंडिचर बाय स्टेट ऑन सब्सिडी रोज एट अ फास्टर रेट इवन एज देयर कैपिटल स्पेंडिंग स्लो डाउन इन द फिजिकल ईयर। 2023 की बात करें तो सब्सिडी जो है स्टेट ने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2023 में हालांकि कम हो चुका है। ठीक है, यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन दी है, वो एसेट क्रिएशन के लिए, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, ब्रिजेस, ये सब बनाने के लिए जो पैसा कर रही है सरकार खर्चा, उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कैपेक्स टारगेट जो है क्यूमुलेटिव अगर देखें तो 76% फिजिकल ईयर्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर जो टारगेट था उसका 76% अचीव किया है बैंक ऑफ बड़ौदा की एक स्टडी के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, अभी जो स्टेट है उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर का ट्रेंड था। ठीक है, ये होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मेन तो इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक डेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली IMF ने अपनी जो एनुअल आर्टिकल 4 कंसल्टेशन रिपोर्ट है उसमें हाईलाइट किया है कि इंडिया का जो पब्लिक डेट टू GDP रेशियो है एट जनरल गवर्नमेंट लेवल हैज़ बेयरली इंक्रीज फ्रॉम 81% इन 2005-06 टू 84% इन 2021-22 एंड बैक टू 81% इन 2022-23। ठीक, तो जो डेट टू GDP रेशियो है, जो पब्लिक डेट है ना, जो पब्लिक डेट टू GDP रेशियो है वो ऑलमोस्ट 2005 और 6 में जितना था उतना ही 2022-23 में है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है ना। तो यार डेट भी बढ़ा है, GDP भी बढ़ी है, इसलिए जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट सेम है। ऐसा नहीं है कि उस समय जितना लोन ले रहे थे अभी भी उतना ही ले रहे हैं।
ठीक है। जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, उस समय जीडीपी 1/3 थी, अभी 3 टाइम्स हो चुकी है ना उसकी, 1 ट्रिलियन के आसपास जीडीपी थी। तो और बात कर लेते हैं न्यूज़ के बारे में। अंडर आर्टिकल 4 ऑफ IMF आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट द IMF होल्ड बायलेटरल डिस्कशन विथ मेंबर यूजुअली एवरी ईयर। इस आर्टिकल के अंदर जो IMF होता है वो बायलेटरल डिस्कशन करता है और एक रिपोर्ट रिलीज करता है इस आर्टिकल के अंदर, ये आपको याद रखना होगा। इस डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है यार ये क्वेश्चन, ठीक है। आर्टिकल 4 IMF के किस से रिलेटेड है, किस प्रोविजन से। IMF के ऊपर भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है प्रीलिम्स में, है ना। आजकल आना बंद हो गया है, लेकिन वर्ल्ड बैंक IMF दोनों में से एक के ऊपर क्वेश्चन लगातार पूछे जाते थे। द रिपोर्ट सजेस्ट दैट द इंडिया ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्ट्रॉन्ग। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी। अब पब्लिक डेट के बारे में बात कर लेते हैं। पब्लिक डेट को अगर डिवाइड करेंगे तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक्सटर्नल डेट, इंटरनल डेट। इन दोनों का सम क्या है, पब्लिक डेट। इंटरनल डेट की बात करोगे तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। इंटरनल डेट कैसे ले सकते हैं, है ना, बॉन्ड रिलीज करके ले सकते हो जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है। GSEC, है ना, वो बॉन्ड होता है जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, 1 साल से ऊपर इनकी मैच्योरिटी होती है। ट्रेजरी बिल, 1 साल से कम मैच्योरिटी होती है गवर्नमेंट बॉन्ड की, उन्हें ट्रेजरी बिल कहते हैं। कैश मैनेजमेंट बिल, 45 दिन से कम मैच्योरिटी वालों को जो ट्रेजरी बिल होते हैं उनको कैश मैनेजमेंट बिल कहा जाता है। तीनों ही सरकारी हैं भाई, याद रखना है ये सब टर्म जो मैं बता रहा हूँ, लिख भी सकते हो। इंटरमीडिएट टी बिल सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, ये नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है। एक्सटर्नल डेट क्या होते हैं, ये जनरली जो मल्टीलेटरल एजेंसी है ना, वर्ल्ड बैंक हो गया, IBRD होगा, ADB होगा, ID होगा, ये सब इनसे जो पैसा लेते हैं और जो सरकारों से पैसा लेते हैं, है ना, लाइन ऑफ क्रेडिट, वो भी जो है एक्सटर्नल डेट में काउंट होता है। बड़ा कम होता है एक्सटर्नल डेट, मेनली हमारा जो डेट है वो क्या है, वो इंटरनल डेट ही होता है, ठीक। पब्लिक डेट होता क्या है, इट डिनोट्स लाइबिलिटी पेएबल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो पब्लिक डेट होता है वो केंद्र सरकार की लाइबिलिटी बताता है, विच वॉज कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये जो है किसके अगेंस्ट में होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्टेड होता है आर्टिकल 292 के अंदर। इसको केवल इसी को जो है पब्लिक डेट कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पब्लिक डेट है वो 57% ऑफ GDP पे एंड ऑफ मार्च में अभी स्टैंड कर रहा है, स्टूड कर रहा है, ठीक। जनरल गवर्नमेंट डेब्ट की बात करेंगे, 81% ऑफ GDP था 2022-23 में। जनरल डेट में सारा आ जाएगा यार, स्टेट वगैरह का भी आ जाएगा, ये जो 20% ऐड हो जाएगा, 20-25%, तो 57 का है ना 81 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक। जनरल गवर्नमेंट डेब्ट रिप्रेजेंट इंडेटनेस ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटीज विथ लेजिस्लेचर। समझ में आया क्या, तो जनरल गवर्नमेंट डेब्ट में स्टेट लेजिस्लेचर भी इंक्लूड हो जाता है। इंटरनल डेट की बात करेंगे तो 94% जो है पब्लिक डेट का जो डेट होता है वो इंटरनल डेट होता है। 6% जो डेट है वो हमारा एक्सटर्नल डेट कहलाता है, जो हमने बाहर वालों से लिया है, ठीक है। रीज़न एंड इम्प्लीकेशन ऑफ हाई पब्लिक डेट। जो पब्लिक डेट बहुत ज़्यादा हाई है तो उसके रीज़न और उसके इम्प्लीकेशन को समझ लेते हैं। रीज़न क्या है यार, कोविड-19, उसके कारण जो फिजिकल पैकेज दिया था बहुत पैसा दिया था सरकार ने, इसलिए जो है लोन बहुत ज़्यादा लेना पड़ा। इसके साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार बहुत कर रही है, उसके लिए भी लोन लेना पड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए, ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम चल रहा है PM किसान, जिसमें सरकार 6-6 हज़ार रुपये बांट रही है, और इसके अलावा कई सारी सब्सिडीज़ भी दी जा रही है फार्मर्स को, MSP वगैरह, और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है हमारा, लोगों को फ्री में, प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना, ये सारी चीज़ें वेलफेयर स्कीम में पैसा लगता है, उसका पैसा जो है कहाँ से आएगा, टैक्स नहीं हो पाता तो लोन लेना पड़ता है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट डेट लिया है उसको सर्विस करने के लिए जो कॉस्ट है वो भी बहुत बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है, क्योंकि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, तो इंडिया का भी जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी बाद में बताऊंगा ये क्या बोल दिया मैंने, ठीक है। बाद में बात करेंगे कि US में जो बॉन्ड प्राइसेस हैं वो हाई हो रहे हैं, जो बॉन्ड यील्ड है वो हाई हो रही है, तो इंडिया में बॉन्ड यील्ड पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन अपन बाद में समझेंगे। इम्प्लीकेशन क्या है यार, अगर हाई पब्लिक डेट होता है ना, आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है और आप मेरे से कर्जा मांगोगे तो मैं क्या करूँगा, आपको दूंगा नहीं दूंगा, मैं बोलूँगा कि भाई मैं नहीं दे रहा, आप बोलोगे यार मैं देखो डबल देता हूँ 10 दिन में, तो मुझे लगेगा लालच आ जाएगा, दे देता हूँ यार, डबल पैसे देने की बात कर रहा है। क्योंकि अगर मेरे ऊपर डेट बहुत ज़्यादा होगा तो मेरे पास जो फिजिकल रिसोर्सेज करने के साधन है वो बड़े लिमिटेड हो जाएंगे, और वो मैं क्या करूँगा, हाई इंटरेस्ट रेट पे ही उठा पाऊंगा, तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाना है। ये समझ में आ रहा है क्या, और इसके कारण क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी हो सकता है। क्राउडिंग आउट होता क्या है, बहुत बार जो है सुनते तो हैं लेकिन आता नहीं है। मान लो कि टोटल 100 रुपये है
बैंक के पास, और 70 रुपये सरकार जो है उठा लेती है इंटरनल डेट के थ्रू, तो कितना बचा 30। अब ये 30 रुपये बहुत अमूल्य है और इसको प्राइवेट सेक्टर में मांगने वाले हज़ारों लोग, लेकिन ये 30 रुपये है बस। अब हज़ारों लोग, जब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो क्या होगा, ब्याज में ऑक्शनिंग होगी। बोलेंगे कि मैं 5% दे रहा हूँ, बोलेगा दूसरा 6, 7, 8 ब्याज मुझे दो। इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर बोलेगा नहीं भाई मैं खर्चा कर ही नहीं रहा हूँ, मुझे लोन चाहिए ही नहीं, और वो स्पेंडिंग नहीं करेगा। तो सरकार जो है जितना खर्चा कर रही है बस उतना ही खर्चा हो जाना है, और बाकी प्राइवेट सेक्टर बाहर हो जाएगा। उसको हम बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। समझ में आया कि ये सारे जो है इम्प्लीकेशन होते हैं हाई पब्लिक डेट के। ठीक, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है एक्सटर्नल डेट के ऊपर, ये उतनी काम की नहीं है, ऊपर हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काफ़ी सारी चीज़ें। नेक्स्ट है ऑफ बजट बोरोइंग्स। ऑफ बजट बोरोइंग्स क्या होता है यार, ये रिसेंटली न्यूज़ में भी आया था कि जो हमारी ताई है, निर्मला ताई है ना, फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने ऑफ बजट बोरोइंग को भी फिजिकल डेफिसिट में इंक्लूड करने की बात कही थी। होता क्या है ये ऑफ बजट बोरोइंग, ये समझ लेते हैं। जो ऑफ बजट बोरोइंग है ना, बजट के बाहर की बात की जा रही है। बजट के बाहर जो हम बोरोइंग करते हैं उसको ऑफ बजट बोरोइंग कहा जाता है। इट इज़ अ बोरोइंग दैट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बजट इवन दो बजटरी रिसोर्सेज विल बी यूज्ड फॉर देयर रीपेमेंट। क्या कर रहे हैं हम, फिजिकल डेफिसिट में काउंट नहीं कर रहे हैं कि हमने कोई लोन लिया है, लेकिन हम इनका जो लोन ले चुके हैं उसको चुकाने के लिए बजट में पैसा ज़रूर रखते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑफ बजट बोरोइंग कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके सिंबॉलिक इम्प्लीकेशन ज़्यादा है। मतलब आप क्लीन नहीं हो, आप अकाउंटेबल नहीं हो, आप लोन ले रहे हो लेकिन आप ऐसे बुक्स में लोन क्या दिखा रहे हो, कम, लेकिन ओवरऑल आपका लोन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जनरली जो ऑफ बजट बोरोइंग होती है वो कौन लेता है, गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं लेती है, वो दूसरे पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन लेते हैं। जैसे कि एफसीआई को देख लो, उसने खूब सारा लोन लेके रखा है फूड सब्सिडी बिल को भरने के लिए, और वो जो लोन ले रखा है उसको कौन भरता है, सरकार ही भरती है, बजट से ही भरती है, लेकिन लोन अपने इसमें बुक्स में नहीं दिखा रखे, लेकिन उसका जो चुकाने का इंटरेस्ट है वो कौन दे रहा है, सरकार ही भर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है क्या है, हमारा ऑफ बजट बोरोइंग हो जाएगा। रीज़न फॉर रिजॉर्टिंग टू ऑफ बजट बोरोइंग, ठीक है, अवॉइड बोरिंग लिमिट अंडर आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा एफआरबीएम की जो डेफिसिट टारगेट है उसको ब्रीच ना करें, इसलिए भी ऑफ बजट बोरिंग करी जाती है, क्योंकि ये हम फिजिकल डेफिसिट में काउंट नहीं करते। ठीक, 293 आर्टिकल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें स्टेट को कहा गया है कि उसको सबसे पहले केंद्र सरकार से कंसेंट लेनी पड़ेगी अगर वो कोई भी लोन लेता है तो, है ना। अगर सेंटर गारंटर है तब भी उसे कंसेंट लेनी पड़ेगी, वो लोन अगर बाहर से ले रहा है और या फिर उसके ऊपर ऑलरेडी केंद्र सरकार का कोई लोन है, आउटस्टैंडिंग लोन है, तो उस केंद्र सरकार से उसे क्या करनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी। इन सब झंझटों में कौन पड़ेगा, तो ले लो भाई, जो ऑफ बजट बोरोइंग है वो कर लो। ठीक है, तो ये सारे रीज़न है उसके कारण ऑफ बजट बोरोइंग होती है। ठीक, इसके कारण हिडन लाइबिलिटी आ रही है, गवर्नमेंट डेब्ट ट्रैप में भी फंस सकती है, अकाउंटेबिलिटी पे भी क्या होता है, असर पड़ता है। ठीक है, मेथड ऑफ ओबीबी क्या है, नेशनल सेविंग स्कीम्स, गवर्नमेंट फुली सर्विस, डोमेस्टिक बॉन्ड्स, फॉरेन मार्केट बोरोइंग, ये सारी जो है इसके थ्रू हम क्या करते हैं, ऑफ बजट बोरोइंग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, करेंट अकाउंट डेफिसिट, सीएडी का इससे रिलेटेड है, बीओपी से सुना है क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली it records the transaction in goods, services and asset between resident of one country with the rest of world। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये है कि इंडिया का पूरी दुनिया से जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको एक बुक में लिख लिया जाता है। किस किस चीज़ में ट्रांजैक्शन होगा, गुड्स में, सर्विसेज में और एसेट्स में। गुड्स आइटम जो मर्चेंडाइज गुड्स होते हैं, हमने यहाँ से कुछ भी आइटम भेजा। सर्विसेज मतलब जो आईटी सॉफ्टवेयर वाली सर्विस हो गई, और एसेट्स हो गए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, समझ में आया क्या, या फिर सिक्योरिटी बॉन्ड्स हो गए, ये भी तो एक दूसरी कंट्री की खरीद सकते हो। तो जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में, उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिख लिया जाता है, और फिर आखिरी में टिपिकली एक साल में, है ना, उसका बैलेंस निकाल लिया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट को अलग अलग डिवाइड किया गया है, करेंट अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में। ठीक, करेंट अकाउंट में विजिबल होते हैं और इनविजिबल, इसे दो भागों में भी डिवाइड किया गया है। विजिबल के अंदर क्या होता है, जितने भी गुड्स हैं जिसे हम छू के महसूस कर सकते हैं उन्हें विजिबल कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे क्रूड ऑयल हो गया, कार, मोबाइल, कंप्यूटर, गोल्ड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितना भी है, इसे बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करते हैं। दूसरा इनविजिबल में क्या आता है, जो इंटेंजिबल है, जो सर्विसेज हमें दिखाई नहीं देती हैं, जैसे कि सर्विसेज जितनी भी होगी आईटी सेक्टर वाली, ठीक,
दूसरा क्या है, अगर कोई इनकम कमा रहे हैं, हमने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है बाहर, और अगर हमने कुछ इनकम कमाई है तो वो काय में आएगी, करंट अकाउंट में आएगी, ये याद रखना है, ये कैपिटल में नहीं आती है। और तीसरा क्या है, रेमिटेंस डोनेशन गिफ्ट जो हमें दे रहे हैं, है ना, ये रेमिटेंस डोनेशन गिफ्ट के भरोसे रहते हैं हम लोग, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है आपके इनविजिबल में, ठीक है। इन ये जनरली जो विजिबल वाला है वो नेगेटिव में होता है, एक्सपोर्ट कम होते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं, तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नेगेटिव में होता है। और उसके नेगेटिविटी को कम कौन करता है, जो इनविजिबल कंपोनेंट है, इंटेंजिबल कंपोनेंट है। इंडिया जो सर्विस है उसका एक्सपोर्ट भी बहुत करता है, और जो रेमिटेंस है स्पेशली गल्फ कंट्री से वो भी बहुत आता है। समझ में आए क्या ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफआईआई। एफडीआई मतलब 10% से ज़्यादा अगर आप क्या कर रहे हो, एफआईआई खर्चा कर रहे हो, मतलब आपने बॉन्ड लिया 10% से ज़्यादा ले लिया तो वो क्या होगा, एफडीआई में काउंट होगा। समझ में आया क्या। इसके अलावा जो लोन ले रही है सरकार, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, उसको बोलते हैं ईसीबी, अगर जो भी लोन ले रही है वो सारा का सारा क्या होगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा। और जो बैंक अकाउंट होता है एनआरआई का, वो भी कैपिटल अकाउंट में आता है। ये क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाएगा। रिसेंटली जो इंडिया का सीएडी है वो काफ़ी जो है ज़्यादा बढ़ चुका है, वाइडन होते जा रहा है। उसके रीजंस क्या हैं यार, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट बढ़ने के रीज़न बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है नहीं। ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। इंडिया का अगर एक्सपोर्ट देखोगे तो पिछले साल में बहुत एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ है, क्योंकि पूरी दुनिया में ग्लोबल फैक्टर स्लो डाउन चल रहा है। यूएस में उनकी जीडीपी नहीं बढ़ रही, यूरोप की जीडीपी नहीं बढ़ रही। अब भाई उनकी औकात ही नहीं है लेने की, तो इंडिया से आइटम लेंगे नहीं तो एक्सपोर्ट बढ़ेंगे कैसे। तो इंडिया का एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इंपोर्ट इंडिया का बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया में तो ग्रोथ है, इंडिया में तो पैसा है, तो हम बाहर से पैसा, बाहर से आइटम बुला रहे हैं। तो उसके कारण जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो तो क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसके अलावा सर्विस रिसीट भी डिक्लाइन होती जा रही है। हमारा जो आईटी सेक्टर है वो अब धीरे धीरे जो है उसकी जो सर्विस रिसीट है वो भी कम होती जा रही है। इनविजिबल्स जो आ रहे थे, जो रेमिटेंस है वो भी कम होने लगे हैं रिसेंटली पेंडेमिक के कारण, ठीक है। ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ते हैं, 80% जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करना पड़ रहा है ना। मैक्सिमम हमारा जो सीएडी होता है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, वो ऑयल के कारण ही होता है। और ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं यार, यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है इसलिए बढ़ गए हैं। पैलेस्टीन और इसराइल चल रहा है इसलिए बढ़े। इतनी अनसर्टेनिटी, इतना टर्मोइल है तो बढ़ेंगे ही प्राइसेस। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी डिक्लाइन हो रहा है, इसलिए भी जो है नेट की बात करें, नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो रहा है, इसके कारण भी आपका सीएडी बढ़ रहा है, ठीक है। अब इससे थ्रेट क्या हो सकते हैं यार, थ्रेट क्या होंगे, मान लो अगर तुम्हारा डेफिसिट बढ़ेगा, तुम जो है तुम्हारी एबिलिटी, तुम्हारी औकात वापस लोन पे करने की वो कम हो जाएगी, तो ऑब्वियसली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा वो नहीं आएगा, वो भी डरेगा, जो है पहले से वो भी बाहर निकल के चले जाए। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो हो सकता है कि पुल आउट कर ले। अगर ये लोग बाहर पैसे निकाल के जाएंगे, हॉट मनी लेके भागेंगे, तो एक्सचेंज रेट में क्या असर पड़ेगा, डेप्रिसिएशन होगा। हमारा जो रुपी होगा वो गरीब होता चला जाएगा, वीक होता चला जाएगा, और हो सकता है कि पैनिक मच जाए मार्केट में, और पैनिक मचने के कारण टेपर टेंट्रम 2013 जैसी स्थिति आ जाए, 45 से सीधा 60, 65, 70, रुक ही नहीं रहा था, है ना। मोदी जी ने कहा था कि जितनी तेज़ी से तुम, हमारे प्राइम मिनिस्टर की एज नहीं बढ़ रही, उससे तेज़ी से क्या गिर रहा है, रुपया गिर रहा है। ये एपिसोड को हम टेपर टेंट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्थिति दोबारा बन सकती है। इन्फ्लेशन भी बढ़ता है यार, है ना। सीएडी जब बढ़ता है, अगर आपका डेप्रिसिएशन होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, बाहर से जितना इंपोर्ट करोगे उसकी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी बढ़ता है अगर डेफिसिट बढ़ता है तो, ठीक है। समझ में आता है ना कि अगर हम डेप्रिसिएशन होगा तो पहले $1 का जो प्रोडक्ट था उसके लिए 80 रुपये दे रहे थे, अब तुम्हें 100 रुपये देना पड़ेगा डेप्रिसिएशन होने के कारण। तो क्या हो गया, वही चीज़ जो $1 में आ रही थी उसके लिए पहले तुम 80 दे रहे थे, अब 100 दे रहे थे, तुम्हें 20 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ना। किस लिए देना पड़ रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हो रहा है, और ये क्या है, 20 रुपये एक्स्ट्रा, इन्फ्लेशन ही तो है। समझ में आया क्या। इसके अलावा बीओपी क्राइसिस भी हो सकता है, जैसे इंडिया में 1991 में हुआ था, अभी श्रीलंका में हुआ इस तरह का क्राइसिस। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस भी 1997 में हुआ था। तो ये भी होने की संभावनाएं होती है अगर कैपिटल अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो औकात से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट क्या है, डेटेड सिक्योरिटीज़ है। डेटेड सिक्योरिटी यार जानते तो यार, सिक्योरिटीज़ के बारे में सब कुछ जानते हो, ठीक है। G-Secs क्या है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, ठीक है। इट्स अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो बॉन्ड है इनकी जो
क्या होती है, मैच्योरिटी 1 साल होती है ना, मिनिमम 1 साल से ऊपर होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जी सेक बॉन्ड बोलते हैं। इनको इनमें लगभग देखें तो कोई रिस्क नहीं होती डिफ़ॉल्ट की, क्योंकि सरकार की है, पैसा तो दे ही देगी सरकार, है ना, सरकार डिफ़ॉल्ट नहीं करती भाई, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट। ठीक, ये जो है कई बार जो है इनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स भी होती है या फिर फ्लोटिंग कूपन वैल्यू भी होती है, कुछ इंटरेस्ट रेट होता है जो कि आपको पे किया जाता है मैच्योरिटी के बाद। ठीक है, जनरली जो जीसेक का टेन्योर होता है वो 5 से 40 होता है, लेकिन 1 साल से अगर ऊपर है तो क्या होगा, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और कौन कौन से जीसेक बॉन्ड होते हैं, ट्रेजरी बिल होते हैं। ट्रेजरी बिल में 1 साल से कम का टेन्योर होता है, 91, 182 और 364 दिन। ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, जो कि केंद्र सरकार, केवल केंद्र सरकार इशू करता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जीरो कूपन सिक्योरिटी होते हैं, इसे फेस वैल्यू में क्या किया जाता है, बेचा जाता है। ठीक, मतलब 100 रुपये मिलेंगे आपको इस बॉन्ड के, 90 रुपये में इनिशियली बिकना शुरू हुआ, 90 रुपये इसका बॉन्ड प्राइस था, वो 90 से 95 होगा, 96 होगा। जब भी आप इसको वापस दोगे तो आपको 100 रुपये ही मिलेंगे, आपने भले ही 99 में खरीदा हो या 90 में। समझ में आए? तो इसको क्या बोलते हैं, जीरो कूपन सिक्योरिटी बोलते हैं, जीरो डिस्काउंट कूपन भी बोलते हैं, कूपन वाले बॉन्ड भी बोलते हैं। इसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, इसकी पहले से वैल्यू फिक्स होती है, डिस्काउंटेड रेट में इसे इशू किया जाता है। 100 रुपये मिलेगा, 90 में इशू कर दिया। समझ में आया क्या? ये क्या है, हमारे ट्रेजरी बिल्स होते हैं, फेस वैल्यू पे मैच्योर होते हैं। कैश मैनेजमेंट बिल, जिसमें आपकी जो मैच्योरिटी होती है वो 90 दिन से कम होती है। शायद मैंने पिछली बार 45 डेज़ बोला था, तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा। 90 दिन से कम होती है आपकी कैश मैनेजमेंट बिल की जो मैच्योरिटी पीरियड होता है। नेक्स्ट होता है स्टेट डेवलपमेंट लोन। स्टेट डेवलपमेंट लोन कौन देता है, सिमिलर होता है ये, है ना, जीसैक के, जो केंद्र सरकार देती है। इसमें जो मैच्योरिटी पीरियड होगा वो 1 साल से अधिक होगा। ट्रेजरी बिल स्टेट क्या नहीं करते, इशू नहीं करते हैं। ये यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जा चुका है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं जीसैक इशू कैसे किया जाता है। मैकेनिज्म क्या है, आरबीआई इशू करती है यार ये। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे इशू करती है, जिसका नाम ई कुबेर है। ई कुबेर में पार्टिसिपेट कौन कर सकता है, तुम लोग कर सकते हो क्या? नहीं है, तुम्हारे लिए नहीं है भाई ये। कमर्शियल बैंक करते हैं, शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक करते हैं, प्राइमरी डीलर्स करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, प्रोविडेंट फंड, ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं ऑप्शन में। इसके अलावा कुछ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर और कॉर्पोरेट भी अलाउ किए जाते हैं टू पार्टिसिपेट इन द जीसेक्स मार्केट। कौन अलाउ कर सकता है, आरबीआई ये सारी चीज़ें अलाउ कर सकता है। ठीक है, एक बार जो है ये सारी चीज़ें प्राइमरी मार्केट में आ जाती है, उसके बाद फिर इसकी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग की जा सकती है। आरबीआई क्या कंडक्ट करता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कंडक्ट करता है, जिसके थ्रू वो परचेस करता है जीसेक्स का, या फिर उसको क्या करता है, बेचता है। इसके थ्रू लिक्विडिटी कंडीशन भी मेंटेन की जा सकती है। स्टेरिलाइजेशन आया था ना पिछले बार, वो क्या था, ओपन मार्केट ऑपरेशन ही था एक तरीके से आरबीआई का। ठीक है, अब इसमें बात करें रिस्क क्या एसोसिएटेड रहती है। रिस्क तो ज़्यादा नहीं होती है, रिस्क फ्री होते हैं जनरली जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, लेकिन लिक्विडिटी रिस्क होती है। जैसे कि मान लो कि आप बेचना चाहते हो लेकिन खरीदने वाला ही ना मिले कोई, हो भी सकता है ऐसा, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है। अगर मार्केट बहुत अच्छा डेवलप नहीं होता है तो ये सिचुएशन आती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट में रहेंगे, एंट्री ज़्यादा लोगों की होगी, कंपटीशन रहेगा, तो बॉन्ड मार्केट अच्छा मैच्योर रहेगा, डेवलप रहेगा। जब भी आप बेचोगे कोई ना कोई आपको खरीदने वाला मिल जाएगा। दूसरा मार्केट रिस्क रहती है कि ये इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होते जाता है ना, तो उससे हो सकता है कि आपको नुकसान भी हो जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बॉन्ड प्राइसेस और यील्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है ना। तो बॉन्ड प्राइसेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड यील्ड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब बॉन्ड यील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। ये आपको हमेशा याद रखना होगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। रिसेंटली आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन चालू किया था, जिसके थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को उसने बेचना शुरू किया, जिसके कारण जो गवर्नमेंट यील्ड है वो हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई। ऐसा क्यों हुआ? आरबीआई ने क्या किया, सेल करना शुरू किया। सेल करना शुरू किया मतलब मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, और सप्लाई अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो जो बॉन्ड प्राइसेस होंगे वो कम हो जाएंगे। मान लीजिए पहले 95 रुपये बॉन्ड प्राइस था और 100 रुपये इसकी डिस्काउंट वैल्यू आपको जब फाइनल फेस वैल्यू पे मिलेगा तो 100 रुपये था, तो 5 रुपये यील्ड थी। अब मान लो आपने सप्लाई बहुत बढ़ा दिया, खरीदने वाले नहीं हैं, तो बॉन्ड प्राइसेस क्या हो गए, गिर गए, 90 रुपये हो गए। अब यील्ड कितनी हो गई, 10 रुपये हो गई। अब अगर मैं खरीदूंगा 90 में तो मुझे 10 रुपये मिलेगा।
जब भी मैं इसे है ना मैच्योर हो जाएगा और सरकार को वापस बेचूंगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने बॉन्ड प्राइसेस क्या हुए हैं यहाँ पर 95 से 90 हो गए हैं। बॉन्ड प्राइसेस क्या हुए, कम हुए। तो यील्ड क्या हो गई, बढ़ गई 10 रुपये। तो यील्ड और बॉन्ड प्राइसेस में हमेशा क्या होता है, इन्वर्सली रिलेशन होता है। सिमिलरली इंटरेस्ट रेट की बात कर सकते हो। पहले जो है 5% इंटरेस्ट रेट था, अब 10% मिल रहा है। 90 रुपये लगाया, 100 रुपये मिल रहे हैं, तो 10% नहीं आता है, वो 8-9% के आसपास आएगा। लेकिन 4-5% से कितना बढ़ गया, 9% बढ़ गया। तो बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइसेस दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और वहीं बॉन्ड यील्ड और इंटरेस्ट रेट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब एक केस देता हूँ मैं आपको। यूनाइटेड स्टेट्स में अगर मान लीजिए बॉन्ड प्राइसेस बढ़ जाते हैं, या फिर ये छोड़ते हैं, अगर यूनाइटेड स्टेट्स में बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है तो इंडिया में जो बॉन्ड प्राइसेस होंगे या बॉन्ड यील्ड होगी उस पर क्या असर पड़ेगा, ये बताना है आपको। इसको आप कमेंट करके मुझे बताइए। जो सही आंसर बताएगा उसको मैं 5 रुपये की पर्क जो है खिलाऊंगा UPI करके, है ना, खा खुद लेना। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं GST की। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में यार ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं, है ना। रिसेंटली न्यूज़ में क्या है, 28% जो है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर GST लगाया गया है, हॉर्स रेसिंग के ऊपर और कसिनो के ऊपर। ठीक है, जो अमाउंट लगाया गया है वो आपके एंट्री टाइम पे जो आप इनिशियल अमाउंट पे करोगे उस पे लगाया गया है, ना कि प्लेटफॉर्म वैल्यू पे। पहले जो टैक्स लगाया जाता था वो प्लेटफॉर्म वैल्यू पे लगाया जाता था, और टैक्स भी बहुत कम था। टैक्स भी 28% कर दिया है, और किस पे लगा दिया गया है, आपके एंट्री अमाउंट पे। मान लो आपने 5,000 रुपये से एंट्री की, तो 5,000 पे आपको पहले तो 28% टैक्स ही कट जाएगा। अब तुम जीतो हारो वो तो बात की चीज़ है, और फिर जीतोगे तो 30% TDS क्या होगा, डिडक्ट होगा, जो भी तुम जीतोगे। मान लो 5,000 में हार गए तो वो तो गया, ठीक है। लेकिन अगर तुम जीत गए, 5 के 10 बना लिए, 30% तुमको जो विनिंग प्राइस होगा 5,000 पे 30% यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है यार। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए इंटीग्रेटेड GST एक्ट 2017 को क्या किया गया है, अमेंड किया गया है। GST क्या है, ये एक सिंगल जो है टैक्स है। इसका जो कंसेप्ट है वो किसके ऊपर है, वन नेशन वन टैक्सेशन के ऊपर। स्टेट, जितने भी स्टेट हैं और केंद्र सरकार ये मिल करके टैक्स लगा रहे हैं। ये मल्टी स्टेज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पर जहाँ ये फाइनली कंज्यूम होगा वहाँ उस राज्य को पैसा मिलेगा। समझ में आया। और ये वैल्यू एडिशन है, वैट तो है ही। ठीक, 2017 1 जुलाई को इसे क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया गया था। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको यहाँ पर क्या कर दिया गया, सबस्यूम कर दिया गया, और एक सिंगल टैक्स बना दिया गया, वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, इसमें अलग अलग स्लैब्स हैं, 5 स्लैब हैं, 0, 5, 12, 18, 28। 3% वाला भी है गोल्ड वगैरह के लिए, जो पर्ल ज्वेलरीज हैं उस पर 3% GST लगता है। ठीक है, इसे फर्स्ट टाइम जो है केलकर टास्क फोर्स ने क्या किया था, प्रपोज किया था 2000 में नेशन वाइड GST को। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है प्रतिदिन। ये प्रतिदिन क्या है, ये वेब बेस्ड डेली परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है फॉर GST। ये आपको ध्यान रखना है। इसे किसने शुरू किया है, CBIC, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम है, उनके द्वारा ये प्रतिदिन वेब पोर्टल शुरू किया गया है। GST स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सेंट्रल GST है, केंद्र सरकार जो है इसे क्या करती है, कलेक्ट करती है इंटर स्टेट सेल पर। ठीक है, स्टेट के अंदर जो सेल हो रही है उसके अंदर जो टैक्स लगा रहा है वो कौन कलेक्ट कर रहा है, केंद्र सरकार कर रही है। और किस में बट रहा है, दोनों में बराबर बराबर बटेगा। स्टेट GST में कलेक्ट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। इंट्रा स्टेट मतलब MP के अंदर, यूपी में यूपी के अंदर जो भी सेल हो रही है उसके अंदर टैक्स लग रहा है वो SGST लग रहा है। अगर 18% टैक्स लगता है तो 9% CGST लगता है, और 9% स्टेट GST कलेक्ट करती है गवर्नमेंट। ठीक है, और जो रेवेन्यू शेयर होता है वो इक्वली होता है। इंटर स्टेट GST IGST की बात करेंगे तो जो कलेक्शन होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और इंटर स्टेट सेल पे किया जाता है, और जो रेवेन्यू शेयर होता है वो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स के हिसाब से शेयर किया जाता है। ठीक है, GST की ज़रूरत क्यों थी यार, बहुत ज़्यादा कास्केडिंग इम्पैक्ट था, बहुत ज़्यादा टैक्सेशन रिजीम कॉम्प्लिकेटेड थी, और टैक्स गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि डबल टैक्सेशन ट्रिपल टैक्सेशन हो रहा था। टैक्स कास्केडिंग जैसे इश्यूज थे उसको कम करने के लिए हमें, है ना, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए, कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन को कम करने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ी, GST करने की ज़रूरत पड़ी।
समझ में आया क्या? इसके अलावा कुछ कुछ इंस्टीट्यूशन और बॉडीज़ हैं जो कि पूछी नहीं गई हैं, आपको पूछी जा सकती है। जीएसटी नेटवर्क क्या है? ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है और सरकारी कंपनी है। पहले प्राइवेट थी, अब इसे कन्वर्ट कर दिया गया है। 100% जो है इसकी शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट ले रही है, 50% शेयर होल्डिंग यूनियन गवर्नमेंट के पास है, 50% जॉइंटली स्टेट और यूटी के पास में है ना। ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बैकबोन ऑफ जीएसटी है। इसके थ्रू ई रिसीप्ट्स, ई वे बिल, ये सारी चीज़ें, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, टैक्स पेमेंट, ये सारी चीज़ें की जाती है। नेक्स्ट क्या है? जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि CGST एक्ट 2017 के अंदर बनाई गई है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, कौन से एक्ट में बनाई गई है? सेंट्रल में, स्टेट में नहीं बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ अ फोरम ऑफ सेकेंड अपील। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ के अंदर ये सेकेंड अपील का फोरम है और फर्स्ट कॉमन फोरम है अगर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कोई भी टैक्स से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है। तो सबसे पहले अगर डिस्प्यूट होगा तो कहाँ जाओगे? जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में ही जाएंगे, ठीक है। जो अपीलेट अथॉरिटी होगी उसका जो भी ऑर्डर होगा आप उसके लिए कहाँ जा सकते हो? जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं। यह हमारे जैसे लोगों के लिए है ना, हम लोगों के लिए अपीलेट अथॉरिटी भी बनाई गई है। रिसेंटली थोड़े बहुत चेंजेस इसमें किए गए हैं, जैसे कि चेंज इन द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ GST-80 है ना। जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उनके जो मेंबर हैं उनके क्वालिफिकेशन को बदला गया है। कम से कम वो एडवोकेट जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस है एज अ जुडिशियल मेंबर, उन्हें अपॉइंट किया जा सकता है। मिनिमम एज को भी बदल दिया गया है, कम से कम 50 साल मिनिमम एज होना चाहिए तभी आपको लिया जाएगा। मैक्सिमम एज भी बदल दी गई है। जो प्रेसिडेंट की एज है उसे 70 साल कर दी गई है, 70 साल के बाद ख़त्म। और जो मेंबर हैं उनकी 67 ईयर्स कर दी गई है। जीएसटी काउंसिल के बारे में तो जानते ही हो यार, 279A के अंदर जो है इसे बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, प्रेसिडेंट द्वारा इसे इस्टेब्लिश की गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जॉइंट फोरम है ये। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर कुछ है ना 21वीं सदी का, तो वो जीएसटी काउंसिल है। इसमें जो चेयरपर्सन होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। मेंबर में बात करेंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू, ये इंपॉर्टेंट है, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू। ये आपका भी जो है क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। वाइस चेयरमैन नहीं होते हैं, मेंबर होते हैं। कोरम आपका कितना होता है? 50%। कोरम याद रखना है यार, अगर 50% मेंबर नहीं आए स्टेट के तो जो जीएसटी की जो काउंसिल है वो मीटिंग को उस समय ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट, ये भी सारे के सारे मेंबर होते हैं। 3/4 मेजोरिटी से डिसीजन लिए जाते हैं। केंद्र का शेयर जो है 1/3 होता है, 2/3 स्टेट्स का होता है, ठीक है। और जो भी डिसीजन जनरली लिए जाते हैं वो कंसेंसस से लिए जाते हैं। टैक्स रेट से रिलेटेड, एग्जाम्पशन से रिलेटेड, रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारे डिसीजन हम जीएसटी काउंसिल में ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ डिसीजन लिए जाते हैं। पार्लियामेंट में बिल पास करना पड़ता है टैक्स बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, फाइनेंस बिल लाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं होता है, ये याद रखना है। ये चीज़ें हमेशा लॉ से ही डिसाइड होती है। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, और रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? लोकसभा में। तो ये मनी बिल होंगे कि नहीं होंगे? नेक्स्ट है वाइडनिंग टैक्स बेस। आगे बात करते हैं, जो टैक्स बेस है उसको वाइडन करने की बात की जा रही है। टैक्स बेस का मतलब क्या होता है, इसको समझने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे जो है एग्जम्पशन दे रखी है सरकार ने। मतलब जैसे मेरी इनकम, गरीब है, हम बहुत गरीब हैं, हमारी इनकम जो है 2 लाख के आसपास है। तो 2 लाख के आसपास अगर इनकम है मेरी तो मैं टैक्स नहीं दूंगा। सरकार ने मुझे एग्जम्पशन दे के रखा है। इसे हम क्या बोलते हैं? टैक्स एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। अगर आप बजट वाले टर्म्स में बात करें तो जो रेवेन्यू फॉर्गन होता है उसे टैक्स एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जितने भी लोग हैं अगर थोड़ा बहुत भी इनकम कमा रहे हैं, अगर वो थोड़ा बहुत भी टैक्स देंगे तो जो टैक्स बेस होगा वो बढ़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स दे पाएंगे। जैसे कि एग्रीकल्चर में देखें तो एग्रीकल्चर को पूरा एग्जाम्प्ट करके रखा है, कुछ भी टैक्स नहीं देते एग्रीकल्चर करने वाले लोग। तो इसके थ्रू क्या करते हैं? अमिताभ बच्चन भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, करोड़ों रुपए एग्रीकल्चर से कमा रहे हैं। तो ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ना। वो सिर्फ फंड को रिवॉल्व कर रहे हैं और रोटेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, और दिखा रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर से पैसा कमा रहे हैं ताकि टैक्स बचाया जाए। तो 1 करोड़ रुपए अगर किसी किसान की आमदनी हो रही तो उसको तो टैक्स देना चाहिए। मेरी तो इनकम यार 2 ही लाख रुपए, अब वो किसान है तो वो 1 करोड़। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब टैक्स जो है बेस बढ़ाने की बात की जाती है कि हर इंसान को टैक्स में इंक्लूड करने की ज़रूरत है ना। ये सारी एग्रीकल्चर वाली बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे में
कहा गया था। नहीं तो आप बोलो कि मैं एंटी फार्मर हूँ, नहीं भाई, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो चाहता हूँ मुझसे भी जो है इनकम टैक्स ना लिया जाए, मेरी इनकम कितनी भी हो जाए। ठीक, बात करते हैं स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज टैक्स बेस। ठीक है, तो क्रॉस सीडिंग की गई है पैन की बैंक अकाउंट और आधार के साथ, जिसके थ्रू सरकार जो है ट्रैक कर सकती है कि आपके पास कितना पैसा आ रहा है। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है तो आप जो है जो पैसा छुपा रहे हो वो छुपा नहीं पाओगे और टैक्स इनकम के अंदर आ जाओगे, और टैक्स में आ जाओगे तो तुम्हें देना पड़ेगा, तो टैक्स बेस बढ़ जाएगा। है ना, हम क्या कर रहे हैं, बेस बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। टैक्स बेस का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा आइटम को टैक्स के अंदर इंक्लूड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशन को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। अगर सबके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा तो किसी के ऊपर बर्डन हाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है करंट सिनेरियो ऑफ टैक्सेशन की बात करते हैं। टैक्स टू जीडीपी रेशियो, टैक्स टू जीडीपी रेशियो लगभग 11% है फिस्कल ईयर 2023 में। 16% ऑन एन एवरेज है ना। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो यार सही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंडिया की जो जीडीपी है वो तो बढ़ रही है, लेकिन जो टैक्स बढ़ रहा है, जो टैक्स है वो बढ़िया नहीं हो पा रहा है, और टैक्स टू जीडीपी रेशियो इसलिए बहुत लो है। अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ेगा तो सरकार के पास जो रेवेन्यू इकट्ठा करने की पावर है वो बढ़ेगी, वेलफेयर स्कीम्स जो है क्या होगी, वो बेसिकली सरकार उसमें खर्चा कर सकती है। ठीक, एक और बहुत बड़ा इशू है टैक्स टू जीडीपी रेशियो ना बढ़ने का। जो इनकम है वो लोगों की नहीं बढ़ रही है, अगर टैक्स टू जीडीपी रेशियो नहीं बढ़ रहा है तो कॉमन इनकम लोगों की नहीं बढ़ रही है, कुछ ही लोगों की इनकम बढ़ रही है। और ये कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि इनइक्वालिटी बहुत हो रही है ना। मान लो कि अंबानी की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उसका टैक्स कितना बढ़ेगा, 1% सरचार्ज बढ़ जाएगा बस उससे। लेकिन अगर 50 लोगों की इनकम 25-25 लाख हो जाती है तो उनका स्लैब 30-30 लाख का आएगा और सरकार को 30-30 लाख रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होगा, और जो अंबानी वाला रेवेन्यू वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। जीडीपी दोनों में बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर टैक्स टू जीडीपी जो रेशियो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया में टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत कम है। कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि जो जीडीपी है वो तो बढ़ रही है, लेकिन जो इनकम है लोगों की वो उतनी नहीं बढ़ रही है, और इनइक्वालिटी भी दर्शाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। केवल 5% पॉपुलेशन है देश की जो कि आईटीआर भरती है। आईटीआर की जो कंसेप्ट है उसकी शुरुआत 1860 में जेम्स विल्सन ने की थी। इसके बाद जो है इसे रिपील किया गया था 65 से 86 के बीच में। उसके बाद से लगातार जो है इनकम टैक्स चला आ रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं की स्टैटिक्स की। जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो 121% बढ़ चुका है। कब से, 2021-22 से 2013 और 14 के बीच में। करंट सिनेरियो ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया देख लेते हैं। पहला पॉइंट है टैक्स टू जीडीपी रेशियो। इंडिया में टैक्स टू जीडीपी रेशियो बहुत ही ख़राब है यार, है ना। कितना परसेंट है फिस्कल ईयर 2013 में, 11%। एवरेज देखेंगे दुनिया का तो 16% है। ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जो कि इमर्जिंग इकॉनमी है वहाँ पर भी 16-17% से ज़्यादा, 21% है आई थिंक, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन टैक्स टू जीडीपी बहुत ज़्यादा है। तो टैक्स टू जीडीपी यार होना चाहिए, है ना। ये क्या बता रहा है, जीडीपी बढ़ रही है लेकिन टैक्स नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब टैक्स बॉयंसी नहीं है। और इसका मतलब ये भी है कि जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन बहुत कुछ ही लोग हैं जिनकी इनकम बढ़ रही है, बाकी लोगों की इनकम बढ़ ही नहीं रही है, क्योंकि वो इनकम नहीं बढ़ रही, वो जो है स्लैब में ही नहीं आ पा रहे हैं, तो वो टैक्स ही नहीं दे रहे हैं, तो टैक्स नहीं बढ़ पा रहा है। समझ में आया क्या? इससे इनइक्वालिटी भी पता चलती है इंडिया में, और इससे ये भी पता चलता है कि चोरी भी बहुत करते हैं, इवेजन भी बहुत हो रहा है इनकम टैक्स का, लोग देते भी नहीं है, सरकार को मानते ही नहीं कि सरकार को पैसा देना चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो है टैक्स टू जीडीपी के कम होने के इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न कितना लोग फाइल कर रहे हैं। केवल पॉपुलेशन का 5.5%, 5.3% लोग केवल फाइल करते हैं। जो कंसेप्ट है इनकम टैक्स का उसे किसने दिया था, जेम्स विल्सन ने दिया था। 1860 में इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर था ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट में। कुछ साल के लिए इसे रिपील कर दिया गया था 65 से 86 में। उसके बाद से इनकम टैक्स का कंसेप्ट लगातार चला आ रहा है और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और कुछ की स्टैटिक्स की बात करें, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करते हैं। 2013-14 और 2021-22 के बीच में ये जो कलेक्शन है डायरेक्ट टैक्स का ये बढ़ा है। ये अच्छी बात है, क्योंकि ये डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्सेशन बढ़ता चला जाता है परसेंटेज वाइज।
ठीक। और जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो रिग्रेसिव होते हैं, गरीब आदमी को भी टैक्स देना पड़ता है ना, बिस्किट में भी गरीब आदमी को टैक्स भरना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी, अगर उसकी बात करोगे तो वो भी बड़ा है यार। 2021-22 में देखेंगे 5.97% था, 2013-14 की बात करो तो 5.62। तो डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी काफ़ी बड़ा है। टैक्स बॉयंसी भी हाईएस्ट है अभी पिछले 15 साल में। टैक्स बॉयंसी के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, ये डायरेक्ट टैक्स बॉयंसी की बात की जा रही है, 2.52% के आसपास है। समझ में आया क्या? लो बेस के रीज़न क्या है, बहुत सारा इनफॉर्मल सेक्टर है, ये इनफॉर्मल सेक्टर को ट्रैक करना पॉसिबल ही नहीं है ना। ये बहुत सारे ऐसे एमएसएमईस हैं, छोटे छोटे ऐसे बिजनेसेस हैं जो टैक्स भरते ही नहीं है, क्योंकि सरकार के रजिस्ट्रेशन में ही नहीं आता है, वो पता ही नहीं रहता इनकी इनकम क्या है, तो पता ही नहीं चलता तो फिर कहाँ से भरेंगे। तो इनफॉर्मल सेक्टर बहुत बड़ा है, उसके कारण जो टैक्स बेस है वो भी बहुत छोटा है। एग्जाम्पशन बहुत प्रोवाइड किए, जैसे कि एग्रीकल्चर में प्रोवाइड कर दिए, लगभग 7% जनता तो एग्रीकल्चर में ही है, 50 to 60, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में टैक्स एग्जाम्पशन है, उसके अलावा इनकम टैक्स एग्जाम्पशन भी बहुत ज़्यादा है, रेवेन्यू फॉरगॉन भी बहुत ज़्यादा होता है अलग अलग देखें तो। इसके अलावा लिटिगेशन के केसेस भी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, वो लड़ाइयाँ बहुत चल रही है, बड़े बड़े फर्म्स के साथ लड़ाइयाँ चल रही है, उसी के कारण जो टैक्स बेस है वो भी बहुत कम हो जाता है। और लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड रिसोर्सेज है, इसी के कारण ये लिटिगेशन हो रहा है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंजल टैक्स, ठीक है। 2018-19 से ये न्यूज़ में है, 2024 चल रहा है, अभी तक के आया नहीं है। इस बार 100% आपको प्रीलिम्स में दिखने वाला है, बहुत अच्छे से बता देता हूँ, हमेशा याद रहेगा, ठीक है। एंजल टैक्स समझने के पहले एंजल इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन को करना है धंधा, क्योंकि अपना सिलेक्शन हुआ नहीं, तो मैं क्या करूँगा, चाय की दुकान खोलूँगा। चाय की दुकान क्यों खोलूँगा, कोई नहीं पूछेगा, ठीक। तो मैं चाय की दुकान खोलूँगा। अब मेरा दोस्त तो है भाई सर्विसेज में, खूब पैसा कमा रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह से पैसा आ रहा है, उसको क्या करना है, उसको इन्वेस्ट करना है कहीं पर। अब ये ब्लैक मनी है और कुछ वाइट मनी भी है, ठीक। तो ब्लैक मनी वाइट मनी जो भी होगा वो बोल रहा है कि तू चाय की दुकान चला, बहुत शानदार चला, और बोला कि मैं तेरे को पैसे देता हूँ, इन्वेस्ट कर देता हूँ। मैंने बोला ऐसा नहीं ब्रो, अगर आप मुझे पैसा दोगे तो मैं आपको अपनी कंपनी में शेयर दूंगा। और मैंने क्या किया, अपनी चाय की कंपनी में शेयर दे दिया और दोस्त को शेयर दिया, तो दोस्त भी खुश, और उसका यहाँ पर क्या हो गया है, इन्वेस्टर हो गया है वो तो। और वो मेरा दोस्त है, मेरे लिए क्या है, एंजल है। बैंक वाले तो मुझे दे ही नहीं रहे थे, हर चीज़ में मॉर्टगेज मांग रहे थे, घर रखो, घर है ही नहीं भाई, इतने पैसे होते तो दुकान थोड़ी खोलते चाय की। तो फिर मेरे लिए मेरा दोस्त क्या है, एंजल है। तो ये लोग एंजल इन्वेस्टर होते हैं। मेरी कंपनी लिस्टेड है क्या, नहीं है, तो अनलिस्टेड कंपनी है, पब्लिक से मैं पैसा ले ही नहीं सकता, उनको शेयर देके पैसा कर ही नहीं सकता। अगर मैं अनलिस्टेड कंपनी और मेरे लिए ऐसा कोई इन्वेस्टर आ जाए तो मेरे लिए वो भगवान की तरह है, एंजल की तरह है, परा की तरह है, परी की तरह है। तो ये इन्वेस्टर क्या कराएगा, एंजल इन्वेस्टर कराएगा। मैं अगर इसे शेयर देता हूँ, ठीक है, और मैंने उसे फेयर मार्केट वैल्यू में दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैंने इसको शेयर दिया और बहुत हाई रेट में शेयर दिया, तो ओवरऑल मैं इसको शेयर तो कम दे रहा हूँ लेकिन हाई प्राइस में दे रहा हूँ, तो सरकार को लगेगा कुछ तो घपला है। कुछ घपला क्या है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है, मेरी चाय की दुकान की औकात तो कितनी है, 50,000 की, और इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 करोड़ का। कुछ ना कुछ ब्लैक एंड वाइट चल रहा है, तो सरकार को डर हो जाता है कि अगर फेयर मार्केट वैल्यू से मैंने ज़्यादा प्राइस में शेयर अगर दिया, अपने दोस्त को इशू किया, तो फिर उसको इनकम कंसिडर किया जाएगा और सरकार इस इनकम पे क्या करेगी, टैक्स लगाएगी। समझ में आया क्या? तो क्या होता है एंजल टैक्स? इट इज़ अ टैक्स लेविड बाय द कैपिटल रेज्ड वाया द इशू ऑफ शेयर बाय एन अनलिस्टेड कंपनी if the share price of issue share is seen in excess of fair market value of the company। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसको 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था। मेन जो पर्पस है ये टैक्स लगाने का क्या है, जो अनअकाउंटेड मनी है, जो ब्लैक मनी है, एंजल इन्वेस्टर क्या कर रहा है, फेयर कंपनी में, अच्छी कंपनीज में लगा के उसको वाइट कर रहा है और टैक्स बचा रहा है। तो वो टैक्स लगाकर उस ब्लैक मनी को वापस क्या कर दिया जा रहा है, वाइट कर दिया जा रहा है। अनअकाउंटेड मनी को अकाउंटेड मनी कर दिया जा रहा है इस टैक्स के अंदर। अब इसमें दिक्कत बड़ी आई थी यार। क्या हुआ, जो स्टार्टअप है उनको ना बैंक वाले लोन नहीं देते, आइडिया पे लोन देते क्या,
कि आगे चल के ये आइडिया बहुत बड़ा जो है रातों रात जो है बिलियनर बनाएगा मुझे। कोई बैंक देता है क्या लोन? नहीं देता। वेंचर कैपिटलिस्ट भी इतनी आसानी से लोन नहीं देते, उनको लगना चाहिए कि कुछ काम किया है आपने। लेकिन एंजल इन्वेस्टर इनिशियल काम करने के लिए आपके दोस्त भाई ही आपके काम आते हैं। तो इनिशियली आपको स्टार्टअप में जनरली जो इन्वेस्टर मिलते हैं वो एंजल इन्वेस्टर ही मिलते हैं। और स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए यार, समय चाहिए, पैसा चाहिए। और अगर एंजल इन्वेस्टर जो पैसा लगा रहा है उस पर टैक्स देने लग जाए, और मान लो कि उसकी इनकम वाइट है और उसने जो है टैक्स अब ऑलरेडी पे कर चुका है, और वो अगर इन्वेस्ट कर रहा है उस पर भी तुम उसको टैक्स, डबल टैक्सेशन, पागल हो गए हैं क्या? मतलब मेरी इनकम, मैं वैसे ही गरीब आदमी और मैंने 50,000 इन्वेस्ट किया, उसमें 2 बार टैक्स लगा दी, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। तो ऐसे में जो स्टार्टअप है उनके लिए एग्जम्पशंस किया गया है सरकार के द्वारा। एग्जम्पशन क्या किया गया है ये आपको समझना पड़ेगा। एग्जम्पशन ये है कि जो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है ऑफ द स्टार्टअप कैन नॉट बी मोर देन 25 करोड़। अगर ये 25 करोड़ से ज़्यादा होगा तो एंजल इन्वेस्टर से जो भी एक्स्ट्रा जो ये पैसा एक्स्ट्रा इसके ऊपर का पैसा होगा उसको इनकम कंसिडर किया जाएगा 25 करोड़ से ऊपर, और उसके बाद वहाँ पर उसके ऊपर 30% के आसपास टैक्स लगेगा। एंजल टैक्स कितना है? 30%। आईटी एक्ट 1961 में जो है इसमें एक सेक्शन में एंजल टैक्स के बारे में दिया गया है। 2012 में इसमें आईटी एक्ट 1961 को अमेंड किया गया था। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। इतना अच्छा समझा रहा हूँ यार, अगर कमेंट नहीं करें ना, लाइक नहीं करें ना, तो क्या मतलब इतनी मेहनत करने का? बताओ। सब्सक्राइब नहीं करें, 4 दोस्तों को नहीं भेजा कि बढ़िया पेज है आप कर दो, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जानते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, ये नोडल एजेंसी है। ठीक है, तो अपने यहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है, ये यहाँ पर एंजल टैक्स के बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ये मैं बताना भूल गया था। एंजल टैक्स एप्लीकेबल टू नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर ऑल्सो, मतलब अभी 2023 में फाइनेंस बिल में चेंज किया गया है, अमेंड रीसेंट अमेंडमेंट है ये। और एनआरआई को भी, जो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर है उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, इनको भी एंजल टैक्स देना पड़ेगा, है ना। रेसिडेंट इन्वेस्टर है वो तो दे ही रहे हैं, एनआरआई भी अब क्या करेंगे, टैक्स भरेंगे। ये आपको याद रखना है। और 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल, यार ये याद रखना है। ठीक है, ये एग्जम्पशंस है। और एग्जम्पशन ये भी है इसके साथ साथ कि स्टार्टअप होना चाहिए वो, अगर स्टार्टअप नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ कौन सा, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल, ये जो है एलिजिबल स्टार्टअप का टैग लगाएगा, उसके बाद ही एग्जम्पशंस मिलेंगे। ठीक, हाँ, अपन क्या बात कर रहे थे, प्रेजेंट स्टेटस ऑफिशियल स्टैटिक्स सिस्टम इन इंडिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन नोडल एजेंसी है फॉर प्लानिंग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन कंट्री। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, बस डेटा इन्फॉर्मेशन है, याद रखना है। डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जो स्टेट का जितना भी डेटा है इसको कोऑर्डिनेट कौन करता है, ये डिपार्टमेंट करता है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन 2006 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है और स्टैटिस्टिकल मैटर पर एडवाइस करती है। ठीक है, ये किसकी रिकमेंडेशन से बनाया गया था, सी रंगराजन कमीशन की रिकमेंडेशन से बनाया गया था। इसके अलावा 7 शेड्यूल की बात कर लेते हैं। 7 शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में नहीं है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है और यूनियन लिस्ट में, लेकिन स्टेट भी इसमें बना सकते हैं। स्टैटिस्टिक की बात करेंगे तो यूनियन लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में है। कुछ एक्ट दिए हुए हैं, सेंसस एक्ट 1988, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक एक्ट 2008। एक बार ये गूगल कर लेना यार, थोड़ा सा न्यूज़ में है, पिछले कुछ सालों में था, अभी तो नहीं है, लेकिन एक बार हल्का सा देख सकते हो। ठीक है, NSC की बात कर लेते हैं, तो इसमें थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी यार, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर डेटा वाली। 2017 में सरकार ने वो डेटा को, जो सर्वे का डेटा आया था उसे जंक कर दिया था। अभी रीसेंट रिपोर्ट आई है, उसको भी अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, इसमें NSC की बात करते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्ट टाइम चेयरपर्सन है, इसमें 4 पार्ट टाइम मेंबर है, एक्स ऑफिशियो मेंबर है, चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया इसका जो है सेक्रेटरी, एज अ सेक्रेटरी NSC में काम कर रहे हैं, ना। NSC का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन, याद रखना है ये। ठीक है, इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो ये हमारा क्या था, लास्ट टॉपिक था। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, कुछ तो यार समझ में आया होगा ना, कुछ तो अच्छा लगा होगा, कमेंट करो, है ना, सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।